कहानी की शुरुआत होती है एक नई दुनिया में जहाँ कुछ डेमन ह्यूमंस गुलामी जैसा काम कर रहे होते हैं। उनसे कहा जा रहा होता है कि वो तेजी से काम करे वरना उन्हें सजा दी जाएगी। मगर तभी एक व्यापारी बनाजा उनका शुक्रिया अदा करता है और उन्हें पैसे देता है ताकि वो अच्छा खाना खा सके। एक डेमन ह्यूमन मना करने लगता है और वो कहता है कि हम डेमन ह्यूमन है इसलिए हमें ये नहीं लेना चाहिए। मगर बनाजा मुस्कुराता है और कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम भी तो मेहनत कर रहे हो। ये सुनकर वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी व्यापारी उसको अजीब नजरों से देखने लगते क्योंकि वो डेमन ह्यूमंस को पैसा दे रहा होता है। बनाजा को समझ में नहीं आता कि लोग जाति को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं। उसकी असिस्टेंट क्वान उसके विचार को समझती है मगर वो बताती है कि दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो आपकी तरह सोचते हैं। तभी अचानक बनाजा को एक अजीब सा फील होता है जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ चमक रहा हो। उसका पूरा बॉडी ग्लो करने लगता है और एक सेकंड के अंदर वो वहाँ से गायब हो जाता है। आँख खुलती वो एक नए महल के अंदर होता है जहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हीरो कैंडिडेट का समनिंग सक्सेसफुल हो गया। मगर बनाजा कंफ्यूज होता है, ये क्या हो रहा है, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है। मैं तो बस एक नॉर्मल व्यापारी हूँ। वहाँ पर एक लड़की आगे आती है और बताती है कि वो नए हीरोज को समन कर रहे हैं जो कि डार्क आर्मी के खिलाफ लड़ सके। फिर एक सीनी और लेकर आती है जो कि बनाजा की एबिलिटीज को टेस्ट करेगी। लड़की बताती है कि जो भी कैंडिडेट समन होते उन्हें डिवाइन एबिलिटीज मिलती है जो कि ट्रेनिंग से नहीं सीखी जा सकती है। बनाजा और पर हाथ रखता है और और चमकने लगता है। पर जब उसकी स्टेट्स को देखी जाती है तो सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके स्टेट्स एक आम इंसान जैसे होते हैं। समनिंग फेल हो गया। सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। बनाजा एक्सप्लेन करने लगते हैं कि मुझे वापस भेज दो, मैं हीरो नहीं बनना चाहता हूँ। मगर तभी दूसरा कैंडिडेट और को छूता है और पूरा रूम रोशनी से भर जाता है। उसके स्टेट्स बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर होते हैं, 999। सब उसके पास दौड़ जाते हैं और बनाजा इग्नोर हो जाता है। राजा नए कैंडिडेट से इंप्रेस हो जाता है और उसको नया हीरो घोषित कर देता है। बनाजा को कैरेज में बैठा दिया जाता है और उसको याद आता है कि राजा ने उससे क्या कहा था, जिस गेट से तुम यहाँ पर आए थे वो हमेशा के लिए बंद हो चुका है, तुम यहाँ पर अटक चुके हो। वो इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता। मगर राजा मानता है कि उन्होंने गलती की, इसलिए वो बनाजा को एक जंगल में बसने की अनुमति देते हैं, पर एक शर्त पर कि वो किसी को भी इस गलती के बारे में नहीं बता सकता। कैरेज में बनाजा उस डेमन ह्यूमन ड्राइवर से बात करने की कोशिश करता है जो कि उसको जंगल लेकर जा रहा होता है। ड्राइवर बिना देखे हुए कहता है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का सेलेब नहीं है, यहाँ पर डेमन ह्यूमंस और आम इंसान एक जैसे ही हैं। बनाजा जंगल के बारे में पूछते हैं मगर ड्राइवर कुछ भी नहीं बोलता है। वो बस खिड़की को बंद कर देता है और जर्नी कंटिन्यू होती है। 20 दिन के बाद बनाजा जंगल पहुँचता है और वो लिजार्ड डेमन ह्यूमन उसको एक मैजिकल बैग देता है और कहता है कि ये राजा ने तुम्हारे लिए दिया है, इसमें कुछ तुम्हारे काम आने वाली सामान है जो कि तुम्हें सर्वाइव करने में मदद करेगा। लेकिन फिर वो एक सीरियस वार्निंग देता है कि यहाँ पर मत रहो, यहाँ पर सुना गया है कि डार्क आर्मी का कैंप यहीं पर कहीं पर लगा हुआ है। बनाजा बहुत ही घबरा जाता है और सोचने लगता है कि मुझे यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। बनाजा लिजार्ड डेमन ह्यूमन से अलविदा लेता है और सोचने लगता है कि उसे अब अकेले सर्वाइव करना पड़ेगा। जाने से पहले वो अपना मैजिकल बैग चेक करता है और उसमें से एक तलवार निकालता है। लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है उसे समझ में आता है कि ये तो एक नॉर्मल तलवार है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। तभी अचानक जंगल से 3 स्लाइम निकल कर आते हैं और वो तेज गति से बनाजा पर अटैक करने लगते हैं। बनाजा तुरंत उस तलवार को उठाता है और उनका सामना करता है। थोड़ी देर के अंदर ही वो स्लाइम को मार गिराता है, पर जैसे ही वो अपनी तलवार को देखते हैं वो ऑलमोस्ट टूट चुकी होती है। ये क्या बकवास तलवार दी गई है मुझे, बनाजा सोचता है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सामने आता है, कांग्रेचुलेशन यू हैव लेवल्ड अप। लेकिन जो अगला सीन दिखाई देता है उसमें बनाजा शॉक हो जाता है। उसकी सारी स्टेट्स इन्फिनिटी हो चुकी होती है। ये क्या हो रहा है, मैंने कभी ऐसा सिंबल नहीं देखा, बनाजा अपने मन में सोचता है। तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन देता है, न्यू एबिलिटी अनलॉक्ड सिस्टम कम्युनिकेशन। बनाजा सिस्टम से बात करने का ऑप्शन को एक्टिवेट करता है और सिस्टम उसका गाइड बन जाता है। वो उसको बताता है कि उसके बैग पर एक मोस्ट ल्यूरिंग स्पेल लगी हुई है। बनाजा अब समझ जाता है कि स्लाइम्स उसके पास क्यों आए थे, ये राजा की एक चाल थी उसे मरवाने के लिए। राजा ने मुझे जानबूझकर एक ट्रैप में फंसा दिया, बनाजा गुस्से में कहता है। मगर सिस्टम उस स्पेल को हटा सकता है। बनाजा तुरंत रिमूव स्पेल के ऑप्शन को सिलेक्ट करता है और सिस्टम स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बनाजा सोचता है कि उसे कहाँ रात बितानी चाहिए। तभी सिस्टम एक और बड़ा वार्निंग देता है कि ये जंगल मेलिशियम से भरा है जो डीमन से निकलता है और ह्यूमंस के लिए बहुत ही जहरीला होता है। बनाजा टेंशन में आ जाता है पर सिस्टम एक और सोल्यूशन देता है, तुम अपने माना का 1/3 हिस्सा यूज करके जंगल को प्यूरिफाई कर सकते हो। बनाजा बिना सोचे हाँ कह देता है और एक विशाल मैजिक सर्कल जंगल में चमकने लगता है। एक तेज रोशनी का ब्लास्ट होता है और धीरे धीरे पूरा जंगल प्यूरिफाई होने लगता है। बनाजा हैरान हो जाता है कि ऐसा क्या बदल गया, पर सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि यू हैव लेवल्ड अप मल्टीपल टाइम्स। दूसरी तरफ महल में राजा और उसकी बेटी बात कर रहे होते हैं। राजकुमारी नाराज होती है कि राजा ने बनाजा के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और राजा को याद दिलाती कि डार्क आर्मी का एक कैंप राजा के पास है, लेकिन राजा को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक क्लरिक दौड़ता हुआ अंदर आता है और वो कहता है कि हमें सबसे हाई लेवल की स्क्रेड मैजिक का निशान मिला है। राजा हैरान हो जाता है कि क्या ये हमारा हीरो था। क्लरिक मना करता है और कहता है कि नहीं, हमारा हीरो तो साउथ में है, प्यूरिफिकेशन मैजिक तो नॉर्थ के डिलावा फॉरेस्ट में हुआ है। राजा शॉक में आ जाता है। जंगल में बनाजा अपने लेवल अप को देखने का फैसला करता है। उसका लेवल हो चुका होता है 367। वो अंदर ही अंदर बहुत ही हैरान हो चुका होता है कि मैंने एक ही मॉन्स्टर को मारा फिर भी मेरा लेवल इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। तभी उसके दिमाग में एक नया डाउट आता है कि मेरी कितनी माना बची हुई है। सिस्टम तुरंत उसका माना बार दिखाता है जो कि 1 सेकंड के अंदर ही रिस्टोर हो जाता है और बनाजा सोचने लगता है कि मेरी माना काफी कम होगी। तभी ये
इतनी जल्दी वापस आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं कैसे जी सकता हूँ, मुझे तो शहर से निकाल दिया गया है। सिस्टम एक और ऑप्शन देता है, ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज करो। बनाजा सोचता है कि एक अच्छा आइडिया हो सकता है, इसलिए सिस्टम से कहकर स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है वो एक सुपर लड़की में बदल चुका होता है। ये क्या मजाक है। बनाजा शौक में खुद को देखने लगता है। थोड़ी देर तक वो शौक में खड़ा रहता है, फिर वो सीरियस हो जाता है और वापस आदमी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सिस्टम बताता है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक भी यूज कर सकता है। बनाजा फिर से सीरियस हो जाता है कि अगर मुझे इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो मुझे अपने नए पावर्स को संभालना आना चाहिए। बनाजा अब अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का टेस्ट करने का सोचा। एक चमकती हुई रोशनी के साथ वो सीधा वापस किंगडम में टेलीपोर्ट हो जाता है। जैसे ही वो शहर की गलियों को देखते एक बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। वाह, ये तो बहुत ही काम का मैजिक है। लेकिन एक और सवाल उसके दिमाग में आता है, क्या ये मैजिक इस दुनिया में कॉमन है? उसके माइंड में एक और आइडिया आता है, क्या मैं अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा सकता हूँ? वो तुरंत अपने घर वापस जाने का सोचता है और टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्टिवेट करता है, पर कुछ भी नहीं होता। और वो फिर ट्राई करता है, लेकिन फिर रिजल्ट वही होता है, उसकी पूरी मैजिक फेल हो जाती है। लगता है कि अब वो यहाँ पर फंस चुका है। बनाजा एक गहरी सांस लेता है, लेकिन वो उदास होने की वजह एक नए मिशन पर ध्यान देता है। पैसे कमाने का वो सीधा एडवेंचरस गिल्ड पहुंचता है, जहाँ पर नए एडवेंचरस मिशन ले सकते हैं। गिल्ड में एक सुंदर रिसेप्शनिस्ट उसका स्वागत करती और रजिस्ट्रेशन रूल समझाती है। जब वो उसका नाम पूछती है तो बनाजा अपनी असली पहचान छुपाने का फैसला करता है और अपना नया नाम फियो बताता है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक रैंक बैज देती है और कहती है कि उसे हमेशा अपने साथ रखना होगा। फियो एक मिशन ढूंढने के लिए बोर्ड को चेक करता है और तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो डिलावा फॉरेस्ट तक एक ईस्ट को ढूंढ रही होती है और बाकी एडवेंचरर से कहती है कि मुझे वहाँ पर जाना है, मैं तुम्हें अच्छी रकम दे दूंगी। लेकिन कोई भी एडवेंचरर उसकी बात को नहीं सुनता और सभी फॉरेस्ट में डीमन होने की अफवाह से डर रहे होते हैं। लेकिन फियो बिना किसी हेजिटेशन के मिशन के लिए तैयार हो जाता है। लड़की थोड़ी हैरान होती है, क्या तुम श्योर हो? वहाँ जाना डेंजरस हो सकता है। फियो एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि मैं तुम्हें बिना किसी दिक्कत के तुरंत वहाँ पर भेज सकता हूँ, मेरे पास टेलीपोर्टेशन मैजिक है। ये सुनते ही पूरा गिल्ड शौक में आ जाता है। सभी उसे देखने लगते हैं जैसे उन्होंने कुछ अजीब सुन लिया हो। एक बिगिनर एडवेंचरर टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कैसे कर सकता है? तभी बेलारोसा नाम की एक नाइट आगे आती है और उसके साथ उसकी सहेलियां भी होती है और फियो से दूर रहने के लिए कहने लगती है, तुम इस लड़की के साथ नहीं जा सकते हो। फियो को समझ में नहीं आता कि वो लोग इतने प्रोटेक्ट करने वाले क्यों लग रहे हैं, पर उसे लगता है कि अगर वो अपना पूरा मैजिक दिखाए तो सब लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। वो सभी को गिल्ड से बाहर लेकर जाता है और अपना टेलीपोर्टेशन स्पेल को एक्टिवेट करता है। एक बड़ी सी मैजिक सर्कल जगमगाने लगती है और सभी लोग सीधा डियोलावा फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? बेलारोसा और उसके साथियों की आंखें वाइड ओपन हो जाती है। तभी एक और लड़की जो कि एक विच लग रही होती है, उसका नाम बेलानो होता है और वो कहने लगती है कि क्या तुम एक हाई ऑर्डर विजार्ड हो? तुमने एक सेकंड में हमें इतनी दूर टेलीपोर्ट कर दिया। फियो हंसकर कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस एक मासूम सा लड़का हूँ। बेलारोसा उसे गलत समझने के लिए माफी मांगती है। तभी बीच बेलानो फॉरेस्ट का माहौल फील करती है और कहती है कि ये जगह यहाँ से पूरा मिलिशियम ही गायब हो चुका है। फियो अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे सच बता देना चाहिए, मैंने इस फॉरेस्ट को प्यूरिफाई किया था। लेकिन तभी सिस्टम एक वार्निंग देता है कि डीमन के सामने अपनी एबिलिटीज को रिवील मत करो। उसके कहने से पहले सडनली सब लड़की अपनी तलवार को निकाल लेती है। बेलारोसा एक गुस्से भरी आवाज से कहती है, ये लड़की एक डीमन है, वो एक स्पेल से अपनी असली शक्ल को छुपा रही है। फियो शौक में आता है, क्या? तभी वो लड़की एक बड़ी सी स्माइल हंसती है और उसका चेहरा बदलने लगता है। एक तेज लाल रोशनी उसके पास फैल जाती है और अपनी डिमोनिक फॉर्म में आ जाती है। मेरा नाम फेनेरिर है, मैं 4 फेनेल में से एक फेनिगल की छोटी बहन हूँ। ये सुनते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है और बेलारोसा शौक में आ जाती है, ये वुल्फ डीमन है, हम इसके सामने टिक भी नहीं सकेंगे। फेनिरिस एक शैतानी हंसी लेती है, मुझे मेरे भाई ने भेजा ताकि मैं तुम ह्यूमंस की ताकत को समझ सकूं। तभी वो एक तेज धूम फेंकती है जिसमें कि मेल्सियम भरा होता है। सभी लोग तुरंत गिरने लगते हैं क्योंकि मेल्सियम इंसान के शरीर के लिए बहुत ही जहरीला होता है। लेकिन फियो पर इसका कोई असर नहीं होता है। फेनिरिस हैरान हो जाती है, ये कैसे हो सकता है, तुम पर इसका इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? तभी वो फियो पर अटैक करते है, लेकिन फियो तुरंत बच जाता है। वो अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करता है और बाकी सभी को वापस शहर में भेज देता है। अब सिर्फ फियो और फेनिरिस जंगल में बचे हुए होते हैं। फेनिरिस गुस्से में फियो को देखती है और उससे पूछती है कि उसने उसके साथ पीछे हटने का फैसला क्यों नहीं लिया। उसके शब्दों में एक धमकी छुपी होती है, अगर वो जवाब नहीं दिया तो वो उसको खा जाएगी। लेकिन फियो बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो साफ कह देता है कि वो मरने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब तक उसने इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं किया जो उसके होने का मतलब समझा सके। उसके अंदर एक नया जज्बा होता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो पूरी ताकत से लड़ेगा। फेनिरिस उस पर तेजी से हमला करती है, लेकिन फियो तुरंत एक अर्थ वॉल क्रिएट करता है जो कि उसे रोक लेती है। फिर वो बिना वक्त गवाए एक पावरफुल वायरबैंड स्पेल का यूज करते जो कि फेनिर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन फेनिरिस भी आसानी से हार नहीं मानने वालों में से थी और अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उस वायरविंड से निकल जाती है। वो फिर से हमला करती है, लेकिन इस बार फियो एक ग्रेविटेशनल स्पेल का यूज करते जो कि उसको पूरी तरीके से जमीन में चिपका देता है। फेनिरिस बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही होती और तभी सिस्टम एक सजेशन देता है, अगर वो एक सब्जुगेशन स्पेल का यूज करे तो फेनिरिस को अपना स्लेव बना सकता है। लेकिन फियो बिना सोच विचार किए इसे मना कर देता है, क्योंकि उसके लिए किसी को भी जबरदस्ती कंट्रोल में रखना बेकार है। फेनिरिस फिर से अपनी पूरी माना का यूज
यूज करके स्पेल से छुटकारा पाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेविटेशनल स्पेल उसकी सारी मैजिक को नलीफाई कर देता है। अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसे सरेंडर करना ही पड़ता है। फेनरिस के मन में बस एक ही बात चल रही होती है, जो वॉरियर हार जाए उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो सीधा फियो से कहते हैं कि वो उसको मार डाले, लेकिन फियो उसको शांति से समझाता है कि वो किसी को मारना नहीं चाहता है, खासकर उस इंसान को जो कि पहले से सरेंडर कर चुका हो। फेनरिस को उसकी बातें समझ में नहीं आती है और वो फियो से कहती है कि वो एक डीमन है, एक ऐसी प्राणी जो कि ह्यूमंस की दुश्मन है। लेकिन फियो बिना किसी हेजिटेशन के कहता है कि इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए ये बस एक बेकार की सोच थी जो सिर्फ दुनिया ने बना कर रखी थी। फेनरिस उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि फियो बहुत ही ज्यादा नाइव है और शायद उसका ज्यादा ही सॉफ्ट दिल है। जैसे वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, फियो रियलाइज करता है कि वो तो बिल्कुल नंगी है। वो बिना किसी देरी के अपना क्लोक उसके ऊपर डाल देता है ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। फिर वो अपने बैग में कपड़े ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक फेनरिस थकान के मारे बेहोश हो जाती है। रात को फियो अपनी स्पेल्स लिस्ट को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो इतनी हाई लेवल का मैजिक यूज कैसे कर पा रहा है। उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन उसका जवाब मिलना बहुत ही मुश्किल था। अगले दिन फेनरिस उठती है और रियलाइज करती है कि वो फियो के सामने कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसका माना भी वापस आ चुका था। फिर वो फियो की तरफ देखती है और उसका शुक्रिया अदा करते कि उसने उसकी जान बचाई। वो जानती थी कि अगर वो किसी और से लड़ती तो वो कब का मर चुकी होती। फेनरिस ये फैसला करती है कि वो अब से किसी भी ह्यूमंस पर अटैक नहीं करेगी और इसके साथ ही वो फियो को अपना मास्टर मान लेती है। लेकिन फियो तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि उसे किसी स्लेव की जरूरत नहीं है और फेनरिस को पूरी आजादी है, जहाँ वो जाना चाहती है वो जा सकती है। पर फेनरिस इजीली मानने वाली नहीं थी। वो बार बार उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है और उसे एक्सेप्ट करे। फियो फिर भी मना कर देता है, लेकिन तभी फेनरिस एक अजीब सी धमकी देती है, अगर फियो उसे अपने साथ नहीं लेकर गया तो वो अपनी जान ले लेगी। ये सुनते ही फियो का चेहरा बदल जाता है और वो तुरंत अपना फैसला बदल लेता है और उसे अपने साथ जाने की परमिशन दे देता है। जैसे ही फेनरिस ये सुनती है, उसका चेहरा खुशी के मारे चमक उठता है। थोड़ी देर के बाद फियो उसे अपनी असली कहानी शेयर करता है। वो बताता है कि वो इस दुनिया का नहीं है, बल्कि एक हीरो कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर बुलाया गया था। फिर वो अपनी असली शकल को फेनरिस को दिखाता है और वो बताता है कि वो यहाँ पर किंग से छुप कर रह रहा है। उसको लगता है कि शायद से उसके साथ रहना फेनरिस के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन फेनरिस बिना किसी हेजिटेशन के अपना फैसला सुनाती है और हमेशा उसके साथ रहेगी। वो कहती है कि वुल्व्स कभी भी अपने मास्टर का साथ नहीं छोड़ते और फिर बिना किसी झिझक के वो फियो को जोर से गले लगा लेती है। इसी बीच दूसरी तरफ किंग एक हीरो से डार्क आर्मी के साथ हुई बैटल के बारे में पूछ रहा होता है। उसके दिमाग में एक सवाल होता है कि उसके नाइट्स आखिर हार क्यों गए। हीरो बिना किसी हेजिटेशन के जवाब देता है कि नाइट कमजोर थे और जैसे ही उन्होंने एक डिमोनिक बीस्ट को देखी उनकी हालत खराब हो गई और उन्होंने फॉर्मेशन को तोड़कर भाग गए। फिर हीरो किंग से कहता है कि उसे खुश होना चाहिए क्योंकि कम से कम उनकी सेना बच गई, वरना उनका वहां से जिंदा आना बहुत ही मुश्किल होता। राजा अब भी परेशान था, इसलिए उसने एक नाइट से हुई बैटल परफॉर्मेंस के बारे में पूछा। नाइट बेचैनी से बताता है कि जब बैटल चल रही थी तब वो एक्चुअली आर्मी के पीछे खड़ा था और जैसे डीमंस ने लड़ना शुरू किया वो पीछे से वहां से भाग गया और ये सुनकर राजा और भी ज्यादा गुस्से से धधक उठता है। दूसरी तरफ हीरो अपने स्टेट्स को चेक कर रहा होता है और ये समझने की कोशिश करते हुए कि उसने एक महीने तक कितनी मेहनत से ट्रेनिंग की, लेकिन फिर भी उसकी पावर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। उसे लगता है कि शायद से अभी तक उसके पास कोई प्रॉपर स्किल नहीं है, इसलिए वो सिर्फ एक वीक मैजिकल बीस्ट को ही हरा सकता है। तभी उसके सर्वेंट सुया अपनी ड्यूटी रिपोर्ट देने आती है। हीरो सोचता है कि वो बिल्कुल सही वक्त पर आई है, इसलिए वो उसको अपने रूम में लेकर जाता है, शायद से कुछ नए प्लान्स बनाने के लिए। अगले दिन फियो और फेनरिस नए मिशन के साथ सिटी में आ जाते हैं। उनका प्लान था एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्टर करके ताकि ऑफिशियली एडवेंचर बन सके। जैसे ही वो मार्केट से गुजर रहे थे, एक मर्चेंट उनको देखकर उन्हें एक कपल बुलाता है। फियो पहले तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर वो इस बात पर गौर करता है कि अगर वो एक कपल होने का नाटक करे तो उसको बिना किसी शक के आसानी से ट्रेवल करने का मौका मिल सकता है। फेनरिस भी तुरंत इस बात से एग्री करती है और बिना किसी झिझक के कहती कि वो सच में उसकी पत्नी बनना चाहती है। फियो हंसते हुए समझाता है कि ये सिर्फ नाटक होगा, लेकिन फेनरिस बिना किसी हेजिटेशन के कहती है कि उसके लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका सिर्फ एक ही सपना है, फियो के साथ हमेशा रहना। गिल्ड में एंटर करते ही एक अटेंडेंट फेनरिस से उसका नाम पूछता है। फेनरिस ऑलमोस्ट अपनी असली पहचान बता ही देती है, लेकिन फियो तुरंत इंटरफेयर करता है और उसका नाम रीस के नाम से रजिस्टर कर देता है। फिर वो उसे क्वाइटली कहता है कि उसे ध्यान रखना होगा कोई उसकी आइडेंटिटी ना जान ले। फेनरिस रियलाइज करती है कि उसने गलती की, इसलिए अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगने लगती है। तभी गिल्ड अटेंडेंट एक इमरजेंसी मिशन अनाउंस करती है। उसका कहना था कि नॉर्थ में एक हर्ड ऑफ साइकोटिस्ट बियर दिखाई दिया है और उसको जल्दी से खत्म करना जरूरी है। रिवॉर्ड भी यूजुअल मिशन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा था। लेकिन जैसे ही एडवेंचरर्स को ये पता चलता है कि वही साइकोटिस्ट बियर है जो हीरो की आर्मी को हरा चुका है, तो सभी लोग हेजिटेट करने लगते हैं। फियो भी ये सुनकर मना करने वाला होता है, लेकिन रिस उसको एक्सेप्ट करने का फोर्स करती है। वो कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो अकेले इन बियर्स का सामना कर सकती है। आखिरकार वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जैसे ही वो बैटलफील्ड में पहुंचते हैं, रिस बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, जैसे कि वो शिकार करने का मजा लेना चाहती हो। लेकिन तभी एक तेज चीख उनके कान में पहुंचती है। वो देखते हैं कि वो लड़के जिनकी जान पहले फियो ने बचाई थी फिर से मुसीबत में है। उसको एक बड़ा सा बियर गिरा चुका था और उनका बचना लगभग नामुमकिन हो रहा था। रिस पहले इग्नोर करना चाहती क्योंकि उसको लगता है कि ये लड़के बहुत ही कमजोर हैं और उन पर टाइम वेस्ट करना बेकार है।
लेकिन उससे पहले कुछ और हो। फियो तुरंत एक पावरफुल लाइटिंग स्पेल कास्ट करता है जो ज्यादातर बियर्स को एक झटके में एलिमिनेट कर देता है। बस एक आखिरी बियर बचा होता है जो सीधा बेलेनो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन रिस बिना किसी हेजिटेशन के उसको मार देती है और ये देखकर लड़कियां बहुत ही हैरान रह जाती है। जब लड़कियां फियो की तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर एक रिलीफ दिखाई देता है। उनको खुशी होती है कि एक बार फिर फियो ने उनकी जान बचा ली, लेकिन उनको एक और सवाल चुभने लगता है, ये नई लड़की कौन है? और फियो से डायरेक्टली पूछती है कि ये लड़की कौन है और उनके साथ क्यों है। फियो कैजुअली जवाब देता है कि ये उसकी ट्रेवल कैंपेनियन है। ये सुनकर रिस का चेहरा उतर जाता है। उसने सोचा था कि फेल उसको प्राउडली अपनी वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस कराएगा, लेकिन जब उसने सिर्फ ट्रेवल कंपेनियन बोला तो वो अंदर से थोड़ी डिप्रेस्ड हो गई। लेकिन तभी एक और बड़ा बियर अचानक रिस के पीछे आ जाता है, लेकिन जैसे रिस उसकी तरफ घूमती है बियर इतना ज्यादा डर जाता है कि सीधा जमीन पर गिर जाता है और लिटरली उसके सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है। रिस ये कहकर मुस्कुराती है और डिसाइड करती है कि वो इसे अपना पेट बनाएगी। ये देखकर लड़कियां और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसको समझ में नहीं आता कि कोई इतने खतरनाक बियर को बिना किसी फियर के कैसे कंट्रोल कर सकता है। रिस फिर प्राउडली डिक्लेयर करती कि ये सब फियो की रेपुटेशन को और भी बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एक डीमन बेस्ट फियो के अंडर आ जाए तो लोग उसको और भी पावरफुल समझने लगेंगे। फियो को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए वो तुरंत एक रेस्टोरेंट स्पेल का कास्ट करता है जो कि बियर को ट्रांसफॉर्म कर देता है। धीरे धीरे बियर एक क्यूट क्रिएचर में बदल जाता है जो कि सभी को और ज्यादा हैरान कर देता है। वो सब मिलकर बियर का नाम साइब रखते हैं और बेलारोसा ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि फियो और रिस ने एक खतरनाक बियर को इतनी आसानी से टैम कर लिया। ये चीज उसके लिए समझना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि नॉर्मल एडवेंचरस के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन होता है। कुछ देर के बाद लड़कियां ऑफिशियली अपना इंट्रोडक्शन देती है। बलेरी एक टैलेंटेड आर्चर होती है जो कि दूर से अपने तीर से दुश्मन को निशाना लगाने में बहुत ही एक्सपर्ट होती है। ब्लॉसम एक हेवी नट जो कि अपनी ताकत से लड़ाई में जान डाल देती है और बलानो एक पावरफुल सोर्सरर है जो कि अपनी मैजिक स्पेल से दुश्मनों का विनाश करने में एक्सपर्ट है। तभी बेलारोसा फियो से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उनका ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बन जाए ताकि वो भी हीरो के साथ मिलकर लड़ सके। वो बताती है कि कैसे हीरो की आर्मी एक साइकोस्टिक बियर के अटैक में पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। उस इंसिडेंट के बाद हीरो ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और तब तक लड़ाई से मना कर दिया था जब तक कि उसे एक वर्थी राइट हैंड पर्सन ना मिल जाए। ये सुनकर फियो को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बेलारोसा और बाकी की लड़कियां उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करे। वो बताती है कि राजा ने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर दिया है कि जब तक वो साइकोस्टिक बियर को अकेले नहीं हरा सकते तब तक उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जैसे फियो उनकी बात को कंसीडर करता है, रिस के अंदर एक अजीब सी जलन होने लगती है। उसकी प्रेजेंस से एक डार्क ऑरा निकलने लगती है और साफ दिखता है कि वो लड़कियों से बहुत ही जेलस हो रही है। फियो तुरंत इस बात को समझ जाता है, इसलिए वो बिना किसी हेजिटेशन के डिक्लेयर करता है कि रिस उसकी असल में वाइफ है। ये सुनकर रिस का चेहरा तुरंत चमक उठता है जैसे जैसे वो खुशी से भर जाती है। वो फियो की तरफ देखती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें इन लड़कियों को ट्रेन करना चाहिए, तुम्हारे अलावा उसको और कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता। लड़कियां ये सुनकर खुश हो जाती है और फियो का धन्यवाद करती है, लेकिन तभी वो एक और फेवर मांगती है। वो रिक्वेस्ट करती है क्या वो रात को उनके घर पर सो सकती है क्योंकि बाहर कैंप करना उनके लिए बहुत ही डेंजरस हो गया है। रिस सोचती है और फिर कह देती कि उनके घर में रुकना ठीक होगा क्योंकि ये मिशन के लिए गिल्ड के द्वारा दिया गया है, लेकिन फिर वो कैजुअली डिक्लेयर करती है क्योंकि वो फियो की पत्नी है इसलिए फियो के साथ वही सोएगी। ये सुनकर बाकी के लड़के शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ डीमन इल्यूमिनस अपने डीमन लॉर्ड के सामने आता है और बताता है कि एक प्यूरिफिकेशन स्पेल सिर्फ एक इंसान ने कास्ट किया था। डीमन लॉर्ड ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार कौन इतना पावरफुल मैजिक का यूज कर सकता है। फिर वो बिना किसी देर की इल्यूमिनस को ऑर्डर देता है कि वो उस इंसान को ढूंढकर पकड़े और उसके सामने लेकर आए। अगले दिन फियो की आंख खुलती है और जैसे ही वो अपनी आंखों को रगड़ता है उसके सामने रिस होती है जो कि उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देख रही होती है। फियो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन उसके कहने से पहले कुछ रिस मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाती कि वो ऑफिशियली उसकी वाइफ है। फियो को कल रात की बातें याद आने लगती है। उस रात रिस ने अपने और उसके बीच के रिश्ते को फॉर्मलाइज करने की बात की थी और अपने शरीर को उसको समर्पित करने की बात की थी, लेकिन फियो ने मना कर दिया था। उसे लगा कि ये सब करना बहुत ही जल्दी हो जाएगा, इसलिए उसने रात को हॉले में ही सोने का डिसाइड किया। लेकिन रिस ने उसे वार्न किया था कि अगर वो ऐसे सोएगा तो बाकी सब उसके रिलेशनशिप पर शक करेंगे। अभी फियो ये सब याद कर ही रहा होता है कि तभी बेलारोसा अचानक से उसके रूम में एंटर कर जाती है, लेकिन जैसे ही वो फियो और रिस को देखती है उसे लगता है कि शायद से वो किसी पर्सनल मोमेंट में डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। ट्रेनिंग का दिन शुरू होता है और सभी लड़के एक जाइंट बियर के सामने खड़ी होती हैं, लेकिन जैसे ही बोर मूव करते हैं बेलारोसा सीधा भाग जाती है। ब्लूसम अटैक करती है, लेकिन उसका वार चुक जाता है और बेलेनो तुरंत एक मैजिक बैरियर कास्ट करती है और ब्लूसम को बचाने के लिए, और बेलेरी एक एरो छोड़ देती है, लेकिन उसका अटैक बोर पर कोई असर नहीं डालता। बेलेनो बहुत ही ज्यादा माना यूज कर चुकी होती है, इसलिए वो वीक फील करने लगती है। जाइंट बोर तुरंत चार्ज करता है और लड़के पीछे तुरंत भागने लगती है। फियो ये सब देखता है और रियलाइज करता है कि इनकी ट्रेनिंग बहुत ही लो है और उसको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग के बाद सभी लोग एक नए घर में आ जाते जो कि अब से उनका टेम्पररी बेस होगा। लड़कियां फियो का शुक्रिया अदा करती कि उसने उनको यहाँ पर रहने दिया। फियो बताता है कि उसने ये घर डिस्काउंट प्राइस में खरीदा है क्योंकि उसने साइकोस्टिक बियर को हरा दिया था। तभी रिस आती है और अनाउंस करती है कि खाना रेडी है। फियो बहुत ही एक्साइटेड होता है, लेकिन वो जैसे ही सामने देखते तो सिर्फ रो मीट हुई होता है। उसका एक्साइटमेंट एक सेकंड में चला
जाता है। रीस प्राउडली कहती है कि उनके नए घर की सेलिब्रेशन फीस्ट है, लेकिन फियो उसको समझाता है कि ह्यूमंस कुक्ड मीट पसंद करते हैं, रो नहीं। ये सुनकर रीस थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं इस मीट को ग्रिल्ड कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कुकिंग में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। फियो ये सुनकर अपने सर को पकड़ लेता है और सोचता है कि लगता है कि मुझे इसको कुकिंग भी सिखानी पड़ेगी। थियो और बेलारोसा डिसाइड करते हैं कि वो मील प्रिपेयर करेंगे, जिसे सुनकर रीस थोड़ी कंफ्यूज फील करती है और तब साहिब को मीट का टेस्ट बहुत ही पसंद आता है। जब ग्रुप थियो को थैंक्स बोलता है फूड प्रिपेयर के लिए, तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि बेलारोसा ने उसकी हेल्प की थी। ये सुनकर बेलारोसा थोड़ा खुश हो जाती है और सोचती है कि ओसा से किचन में सोड चलाने से बेटर है। जब सब फूड को टेस्ट करते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये बहुत ही डिलीशियस है, बट रीस अब ये यकीन नहीं कर पाती कि फूड इतना टेस्टी हो सकता है। फियो प्राउडली एक्सप्लेन करता है कि उसने सैलेड भी बनाया, तो रीस डिसाइड करती है कि पहले वो ट्राई करेगी। आफ्टर ऑल उसकी वाइफ जो है, जैसे ही उसको टेस्ट करती है उसको रियलाइज होता है कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। फियो उसको सजेस्ट करता है कि वो मीट भी ट्राई करे और इस फिर से वाइट लेते हुए शौक हो जाती है। मीट क्रंची भी है और जूसी भी, और सोचने लगती है कि ग्रिल्ड मीट इतना टेस्टी कैसे हो सकता है। इसके बाद फियो बेलारोसा को थैंक्स बोलता है कि मीट कुक करने के लिए। बाद में ग्रुप गिल्ड जाता है जायंट बोर को सेल करने के लिए। फियो नोटिस करता है कि अब सब लोग उन्हीं को घूर रहे हैं, तो वो सोचता है कि शायद से उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इससे भी रीस परमिशन लेती है कि वो थोड़ी देर के लिए अकेले सिटी जा सके जब तक उनके गुड्स इवेल्युएट हो रहे होते हैं। फियो उससे पूछते हैं क्या उसको हेल्प चाहिए, बट वो मना कर देती है और कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और उसको खुद ही हैंडल करना है। तभी गिल्ड का हेड लियोलिथ फियो को अपने ऑफिस में बुलाता है। रीस वहीं पर रुककर एक कुकिंग पोस्टर को ऑब्जर्व कर रही होती है। लियोलिथ फियो को बताता है कि उसकी फेम पूरी सिटी में स्प्रेड हो चुकी है, और तभी फियो रियलाइज करता है कि शायद से उसने कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर दिया। लियोलिथ ये भी रिवील करता है कि किंग ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि उसको एक नाइट के रूप में रिक्रूट करने के लिए, ताकि वो हीरो की टीम में शामिल हो सके। हीरो इस वक्त पावरफुल वॉरियर गैदर कर रहा है ताकि डार्कनेस के खिलाफ लड़ा जा सके। लियोलिथ एडमिट करता है कि एज अ गिल्ड ओनर वो नहीं चाहता कि फियो यहाँ से जाए, बट एट द सेम टाइम वो ये भी मानता है कि फियो का वर्ल्ड को सेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फियो एक मोमेंट में रीस के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि उसके पास फाइट करने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे वर्ल्ड से आया। सो वो फाइनली ऑफर रिफ्यूज कर देता है। जब वो गिल्ड से बाहर आता है तो उसको रीस दिखाई देती है और उसकी कंडीशन काफी खराब लग रही होती है। फियो पहले सोचता है कि शायद से किसी मैजिकल बीस्ट का काम हो सकता है, बट फिर रीस उसको देखकर बस स्माइल करती है। अब उसको समझ में आ जाता है कि कुकिंग एक्चुअली में जितना ज्यादा सोचा था उससे भी ज्यादा टफ है। तब हम लर्न करते हैं कि रीस एक सीक्रेटली एक कुकिंग कोर्स को ज्वाइन किया है, सिर्फ इसलिए ताकि वो फियो को इम्प्रेस कर सके। पर उसका पहले दिन एक डिजास्टर से कम नहीं था। उसने सारे रेसिपी मिसअप कर दी और किचन तक एक्सप्लोड कर दिया। फिर भी वो गिव अप नहीं करती, क्योंकि उसको यकीन है कि वो कुकिंग के थ्रू फियो को प्यार जता सकती है। इसी बीच हीरो की स्पाइस फियो और रीस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। जब सुया हीरो को बताते कि ये दोनों मैजिकल बीस्ट को हंट कर रहे हैं, तो हीरो इमीडिएटली ऑर्डर देता है कि उन्हें उसके सामने प्रेजेंट किया जाए। थोड़ी देर के बाद एक रॉयल मैसेंजर फियो के पास आता है कैसल की तरफ से, बट जैसे ही वो प्रपोजल रखता है फियो बिना किसी सोचे समझे मना कर देता है। ये देखकर रीस अनॉयड हो जाते हैं, क्योंकि उसकी परसिस्टेंस उसको इरिटेट कर रही होती है। बाद में फियो ब्लॉसम को थैंक यू बोलता है गार्डन का अच्छे से ध्यान रखने के लिए, और फिर सब अपनी डेली ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। एक मोमेंट में रीस सजेस्ट करती है कि बेलेरी ओडन टारगेट की जगह 3 आइड बर्ड प्रैक्टिस करे, क्योंकि वो रियल टारगेट होंगे। बट जैसे ही बेलेरी एक बर्ड को देखती है वो हेजिटेट करती है, क्योंकि उसको एक क्यूट बर्ड मारने का मन नहीं होता है। फियो एक मैजिकल रिंग को बेलेनो को देता है जो कि उसकी मैजिक पावर्स को एम्पलीफाई कर सकती है। ये देखकर बेलेनो सरप्राइज हो जाती है और एक्साइटेडली उस रिंग को अपने हाथ में पहनने की कोशिश करती है, लेकिन तब रीस अचानक कहीं से आकर उसको रोक देती है और गुस्से में कह देती है कि अगर उसने उस रिंग को पहनी तो वो उसको मार डालेगी। इसी बीच बेलारोसा पर एक बड़ा सा जायंट इंसेक्ट अटैक कर देता है और वो पैनिक में फियो से हेल्प के लिए चिल्लाती है, बट रीस बिना किसी हेजिटेशन के उस इंसेक्ट को एक ही अटैक में 2 हिस्सों में काट देती है। फिर वो बेलारोसा की तरफ देखकर उसको स्ट्रिक्ट टोन में बोलती है कि उसको अब हेल्पलेस बनकर फियो का अटेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में रीस सभी के लिए खाना बनाती है और जब सभी पहला बाइट लेते हैं तो उनको ये खाना बहुत ही अच्छा लगता है और वो सोचते हैं कि ये खाना इतना टेस्टी कैसे हो सकता है। रीस खुद एडमिट करती है कि उसने रिसेंटली खुद कुकिंग क्लास लेनी शुरू की है, बट उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कुकिंग इतनी मजेदार हो सकती है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल होती है जब वो फियो को स्पेशल करी सर्व करती है। जब फियो उसको टेस्ट करता है तो उसको बहुत ही पसंद आती है, तो रीस अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होती है। उसको याद आता है कि उसकी कुकिंग टीचर ने कहा था कि स्ट्रॉन्ग सीजनिंग का मतलब होता है खाने में बनाने वाले की इमोशन की इंटेंसिटी होती है। सब लोग खाने को एंजॉय कर रहे होते, बट उन्हें पता नहीं होता कि इल्यूमिनस उनको छुपकर स्पाई की तरह देख रही होती है। वो बिलीव नहीं कर पाती कि फेनिस एक ह्यूमन के साथ इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है। बट उसका सरप्राइज और भी बढ़ जाता है जब फेनिस बिना किसी वार्निंग के उसके ऊपर अपीयर होता है। फेनिस उसको पकड़ लेती है और फियो के सामने लेकर जाती है, जहाँ पर फियो उसको बिना किसी हॉस्टिलिटी के वेलकम करता है और एक कप चाय गरम देता है। इल्यूमिनस थोड़ी हैरान होती है और वो अंदर ही अंदर रीस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है और ट्रस्ट नहीं कर पाती कि एक ऑलमाइटी फेनिस किसी ऑर्डिनरी इंसान के अंडर काम कर सकती है। तभी रीस कैजुअली डिक्लेयर करती है कि वो बस फियो की वाइफ है। ये सुनकर इल्यूमिनस शॉक हो जाती है और बिना टाइम वेस्ट किए फियो के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए अपनी अप्राइसल स्किल का यूज करती है। लेकिन जैसे ही वो फियो
फियो के स्टेट्स को रीड करने की कोशिश करती है, उसे समझ में आता है कि वो उसको देख नहीं सकती। ये उसके लिए और भी बड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इवन डीमन लॉर्ड के स्टेट्स को भी वो बिना किसी दिक्कत के देख सकती है। इल्यूमिनस फिर से फियो से फॉरेस्ट के बारे में सवाल करती है। तभी फियो उसको एक्सप्लेन करता है कि उसने एक प्यूरिफिकेशन स्पेल का कास्ट किया था और ये सुनकर इल्यूमिनस बहुत ही शॉक हो जाती है। उसे फाइनली समझ में आ जाता है कि जो पर्सन वो ढूंढ रही थी वो फियो ही है। उसके बाद इल्यूमिनस रिवील करते कि उसके प्यूरिफिकेशन स्पेल की वजह से रीस के भाई और उसके सोल्जर्स मारे गए थे। ये सुनकर फियो को बहुत ही गिल्टी फील होता है क्योंकि उसको यकीन नहीं होता है कि उसके एक्शन की वजह से रीस का भाई की मौत हो गई। बट तभी रीस बिना किसी हेजिटेशन के बोलती कि उसको ऑलरेडी ये सब पता था। वो कामली एक्सप्लेन करती कि फियो उन गिने चुने ह्यूमंस में से एक है जो कि प्यूरिफिकेशन स्पेल का यूज कर सकता है। लेकिन वो इस बात का ब्लेम फियो को नहीं डालती, बल्कि उसका मानना है कि उसका भाई खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो सरवाइव कर सके। इस वजह से उसकी इमोशंस फियो के लिए चेंज नहीं होंगे। रीस साफ साफ डिक्लेयर करती कि वो अपनी पूरी लाइफ उसके लिए डेडिकेट रहेगी। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि सामने कुछ लड़कियां खड़ी हैं जो उनकी पूरी कन्वर्सेशन को सुन चुकी होती है और ये बात उनको समझ में आता है कि ऋषि वो एक्चुअली वुल्फ है जो कि उनको पहले मारने के लिए आई थी। ये देखकर फियो को थोड़ा वरिड होता है, लेकिन तभी इल्यूमिनस उसको एक थ्रेट की तरह देखने लगती है। वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो फियो के पावर्स को प्रॉपर्ली एवेल्यूएट करने के लिए उसको चैलेंज करेगी। लेकिन रीस को लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना है और असल में इल्यूमिनस उसके हस्बैंड को चुराना चाहती है। दोनों ऑफिशियली फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और बैटल स्टार्ट होती है। इल्यूमिनस स्मार्टली पहले एक पॉइजन स्पेल को कास्ट करती ताकि वो फियो का ध्यान भटका सके और अचानक से एक और स्पेल ग्राउंड पर कास्ट कर देती है। बट फियो इजीली उसके मैजिक को डिस्पेल कर देता है और बिना किसी प्रॉब्लम के उसको अपनी क्रूसिफिक्शन स्पेल में ट्रैप कर लेता है। ये देखकर इल्यूमिनस शॉक में आ जाती है और वो फाइनली सरेंडर कर देती है। अगले दिन इल्यूमिनस वापस डार्क कासल में रिटर्न करती है और फियो सबको कामली समझाता है कि रीस अब चेंज हो चुकी है और सबको एश्योर करता है कि वो अब ह्यूमन पर अटैक नहीं करेगी क्योंकि उसका पूरा फोकस अब सिर्फ उसके साथ रहने पर है। पहले एक महीने से रीस उनकी मदद करती आ रही है और वो धीरे धीरे उनके लिए एक बेनिफैक्टर बन चुकी है। इस वजह से उसका मन नहीं था कि वो राजा को उसके बारे में कुछ बताकर उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। लेकिन तभी इल्यूमिनस एक पूरे आर्मी ऑफ ड्रैगन साथ लेकर वापस आ जाती है। जैसे ही लड़कियां उन्हें देखती हैं, वो डर के मारे कांपने लगती हैं। इल्यूमिनस उन्हें सरेंडर कर देने के लिए कहती है, लेकिन फिर वो ड्रैगन को देखकर सिर्फ हैरान होता है क्योंकि ये पहली बार था कि उसने इतने बड़े क्रिएचर्स को देखे थे। उसके रिएक्शन को देखकर इल्यूमिनस और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और फाइनली गुस्से में आकर ड्रैगन्स को अटैक करने का ऑर्डर देती है। लेकिन फिर वो बिना कोई फेयर दिखाए एक सेलेस्टियल स्पेल का कास्ट करता है जिसे डिवाइन हैमर कहा जाता है। जैसे स्पेल एक्टिवेट होता है, कुछ ही सेकंड में ड्रैगन्स एक बार में ही खत्म हो जाती हैं। ये देखकर इल्यूमिनस को यकीन नहीं होता है और वो शोक में पड़ जाती है। उसको समझ में आ जाता है कि वो फियो को अंडर एस्टिमेट कर रही थी, इसलिए वो बाकी बचे ड्रैगन के साथ वापस भाग जाती है। ब्लूसम ये सब देखकर फियो की तारीफ करती और इंटरनली रिग्रेट भी करती है कि उसने ड्रैगन्स पर अटैक करने का चांस मिस कर दिया। उसका मानना था कि अगर वो ड्रैगन में से किसी एक को भी मार पाती तो उसको ड्रैगन स्लेयर का पावरफुल टाइटल मिल सकता था। लेकिन तभी फियो उसको इनकरेज करता है कि वो अभी भी कोशिश कर सकती है। वो उसको अपना वेपन फेंकने के लिए सलाह देता है और जैसे ही ब्लॉसम ये करती है, फियो अपने इनहेंसमेंट मैजिक का यूज करके उसके वेपन को और भी पावरफुल बना देता है। रिजल्ट ये होता है कि वेपन सीधा जाकर एक ड्रैगन को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। जैसे ही ड्रैगन गिरता है, ब्लॉसम के लेवल में एक ह्यूज बूस्ट आता है। जब वो अपने स्टेट्स को चेक करती है तो उसको रियलाइज होता है कि उसको ऑफिशियली ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल चुका है। उसका एक्साइटमेंट को देखकर बाकी सभी लड़कियां भी उस टाइटल को लेना चाहती हैं। लेकिन फियो उनको कामली समझाता है कि अब ये उनका सपना पूरा नहीं हो सकता क्योंकि ड्रैगन्स ऑलरेडी भाग चुके हैं और ये सुनकर सब डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। लेकिन ब्लॉसम के अंदर एक नए लेवल की कॉन्फिडेंस आ जाती है। इस सब के बीच डीमन लॉर्ड कहीं से दूर उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल होती है और अपने फॉलोअर से कहता है कि अब वक्त आ गया कि अगला कदम उठाया जाए। दूसरी तरफ फियो अपने घर के आसपास एक मैजिकल बैरियर क्रिएट करता है जो उन्हें तब अलर्ट करेगा जब कोई डीमन एरिया में एंटर करेगा। रीस ये सब देखती है और इल्यूमिनस के बारे में सोचने लगती है। वो मानती है कि फियो उसके साथ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है क्योंकि उसने अटैक करने के बाद इल्यूमिनस को पनिश नहीं किया। लेकिन फियो कामली एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ नाइस बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो अब तक इस बात से उबर नहीं पाया था कि इनडायरेक्टली उसकी वजह से रीस के भाई की मौत हुई थी। कुछ देर के बाद लड़कियां ब्लॉसम के नए स्टेट्स को देख रही होती है और उनको ड्रैगन स्लेयर का टाइटल बहुत ही कूल लगता है। लेकिन तभी बेलेरोसा वहां से चुपके से निकल जाती है और एक जंगल की तरफ चली जाती है। सबको लगता है कि वो ट्रेनिंग करने के लिए गई है और वो इस बात से बहुत ही इंप्रेस्ड होते हैं कि वो कभी रुकती नहीं। लेकिन रियलिटी में बेलेरोसा जंगल में अकेली बैठी होती चुप होकर और उसकी आंखों में आंसू होता है। वो अपने मन में इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती कि उसने ड्रैगन स्लेयर का टाइटल लेने का मौका खो दिया। ये टाइटल एडवेंचरर्स के लिए सिर्फ एक स्टेटस नहीं बल्कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जो भी एडवेंचरर ये टाइटल पाता है उसको एक नोबल का स्टेटस मिल सकता है, चाहे वो पहले एक आम इंसान ही क्यों ना हो।
अगर बेलेरोसा ये टाइटल ले लेती तो वो अपनी फैमिली की लाइफ सुधार सकती थी और उन्हें एक अच्छा फ्यूचर दे सकती थी, बट अब वो मौका चला गया था और उसके दिल में रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी एक वंडर उसके सामने आता है और उसको देखकर वो इंस्टेंटली अलर्ट हो जाती है, क्योंकि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाती है कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है। वंडर डायरेक्टली रीस के बारे में पूछता है, लेकिन बेलेरोसा उसे सस्पिशियस मानकर तुरंत अपनी तलवार उसके सामने पॉइंट कर देती है। वो उसको धमकी देती है कि अगर उसने सच नहीं बताया कि वो कौन है तो उसको मार देगी। उस वंडर की आंखों में एक अजीब सी शांति होती है और वो कामली कहता है कि वो सिर्फ रीस से मिलना चाहता है। वो बिना किसी हॉस्टिलिटी की वहाँ से चलने लगता है, लेकिन जाते जाते ये कह जाता है कि वो फिर वापस आएगा ताकि रीस से प्रॉपर्ली बात कर सके। बेलेरोसा इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती और उसे रोकने के लिए फोर्सफुली उसका नाम पूछती है। तभी वो अपना असली नाम रिवील करता है, गोजेल। बेलेरोसा अंदर से फील करती है कि ये आदमी नॉर्मल नहीं है और उसमें कुछ अजीब सी बात है। कुछ देर के बाद फियो वहाँ पर आता है और बेलेरोसा उसको गोजेल के बारे में बता देती है, लेकिन जैसे ही रीस ये सुनती है उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वो गोजेल का असली नाम रिवील करती है, गाल। फियो तुरंत अपने मैजिकल बैरियर के स्टेटस को चेक करता है और उसको पता चलता है कि बैरियर ने गोजेल को डिटेक्ट नहीं किया। लेकिन जो सबसे शॉकिंग बात थी वो ये थी कि बैरियर ने एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी। गोजेल कोई और नहीं बल्कि खुद डीमन लॉर्ड है। जैसे ही बेलेरोसा को रियलाइज होता है कि गोजेल ही असल में डीमन लॉर्ड गाल है, उसको एक पल में ही मार सकता था अगर वो चाहता। उसका मन एकदम घबरा जाता है, वो शौक में आ जाती क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े खतरे के सामने बैठी होगी। अगले दिन गाल सच में रीस से मिलने के लिए वापस आता है। फियो अपने घर के बाहर उसका स्वागत करता है और अपनी यूजुअल काम पर्सनैलिटी के साथ उसका अंदर बुलाता है। जैसे ही वो सब एक टेबल पर बैठकर चाय पीने लगते हैं, गाल कैजुअली मेंशन करता है कि उसको पता है कि इल्यूमिनस के साथ क्या हुआ था, लेकिन बेलेरोसा इस बात से और ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो डीमन लॉर्ड के इतने करीब बैठी है बिना किसी फाइट के। फियो एकदम सवाल पूछते क्या गाल रिवेंज लेने के लिए आया है, लेकिन गाल बहुत ही कैजुअली इस बात को डिसमिस कर देता है, कहकर कि वो बदला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। इसके बदले वो फियो की तरफ मुड़ता है और डायरेक्टली पूछते कि वो डार्क आर्मी को ज्वाइन करेगा, लेकिन बिना किसी हेजिटेशन के फियो तुरंत प्रपोजल को मना कर देता है। गाल के फियो के रिफ्यूजल पर बहुत ही हैरानी होती, इसलिए उससे पूछता है कि अगर वो इतना पावरफुल है तो वो डीमन लॉर्ड के साथ काम क्यों नहीं कर रहा है। फियो कामली समझाता है कि उसको किसी भी फैक्शन में इंटरेस्ट नहीं है और उसको ये तक पता नहीं है कि ये पूरा वॉर ही क्यों हो रहा है। ये सुनकर गाल थोड़ा इंटरव्यू फील करता है और तभी फियो एक और शॉकिंग बात रिवील करता है, वो असल में इस दुनिया के है ही नहीं बल्कि एक दूसरे वर्ल्ड से आया है। गाल धीरे से एक छोटी सी स्माइल देता है और फाइनली ह्यूमंस और डीमंस के बीच की हिस्ट्री बताने लगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये पूरा वर्ल्ड पहले एक डीमन लॉर्ड ने स्टार्ट किया था, क्योंकि उसका सपना था कि वो पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले ले, लेकिन जैसे ही ह्यूमंस ने इसको रोकने की कोशिश की, वॉर धीरे धीरे बढ़ता गया। अब तक ये कॉन्फ्लिक्ट 5 सदियों तक चलता आ रहा है, लेकिन अनलाइक पहले के डीमन लॉर्ड से गाल का प्लान बहुत ही अलग है, क्योंकि वो दुनिया पर रूल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, बल्कि वो इस वॉर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। लेकिन उसका टोन एकदम सीरियस हो जाता है जब वो अपनी ऑरा को रिलीज करता है। फियो इंस्टेंटली फील करता है कि ये पावर मूव है। गाल सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या फियो डीमन लॉर्ड के लिए थ्रेट हो सकता है, लेकिन फियो बिना किसी टेंशन के कामली बैठा होता है और कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो इस वॉर का हिस्सा नहीं बनेगा। ये सुनकर गाल अंदर ही अंदर उसकी इस जिद को सुनकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। उसको समझ में आता है कि शायद यही वजह थी कि किंग ने भी फियो को अपनी साइड लेने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें फेल हो गया। लेकिन गाल इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं था, इसलिए जाने से पहले एक और प्रपोजल रखता है। अगर फियो डार्क आर्मी को ज्वाइन नहीं करेगा तो कम से कम बेलेरोसा को उनके साथ आने देना चाहिए। बेलेरोसा ये सुनकर और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन वो तुरंत मना कर देती है। गाल बस हल्का सा मुस्कुराकर कहते हैं कि वो बस साई फील कर रही है, इसलिए वो डायरेक्टली रिफ्यूज कर रही है। फिर वो कामली वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले एक और चीज नोटिस करता है। बेलेरोसा ने उसके साथ बैठने के बावजूद डर नहीं दिखाया, ये बात उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन जैसे ही वो उसको देखती है, उनको समझ में आता है कि वो तो एकदम जोन्ड आउट है। उसकी आंखें एक जगह फिक्स हो गई थी और जैसे ही लड़की उसे शेक करती है, वो डायरेक्टली बेहोश हो जाती है। जब वो वापस होश में आती है तो वो अपने घर के अंदर होती है और सबसे पहली चीज जो उसने देखी थी वो ये थी कि गाल वापस आ गया था। वो कैजुअली बैठा होता है और रीस के साथ का खाना एंजॉय कर रहा होता है। जैसे ही वो बेलेरोसा की तरफ देखता है, कैजुअली कमेंट करता है कि रीस का खाना बहुत ही लाजवाब है, लेकिन बेलेरोसा एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना घूर कर कहती कि वो तुरंत घर को छोड़कर चला जाए। वो उसे सीधा कह देती कि फियो अभी भी डार्क आर्मी को ज्वाइन नहीं करेगा। गाल सिर्फ हल्के से हंसी हंस देता है और इसके बदले वो बेलेरोसा को ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है, लेकिन बेलेरोसा बिना किसी हेजिटेशन के मना कर देती है। गाल इस बात से ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होता है, वो सिर्फ एक छोटे से स्मिर्क देता है जैसे उसको कोई बहुत ही मजा आ रहा हो। फिर वो कैजुअली कहता है कि वो बेलेरोसा से पर्सनली बात करना चाहता है। ये सुनकर वो तुरंत भागने लगती है और बोलती है कि उसको ट्रेनिंग करने के लिए जाना है। गाल इसको बस क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और जैसे ही वहां से निकलती है वो बस हल्की सी हंसी हंस देता है। लेकिन यही सब देखता हुआ एक रॉयल नाइट गाल के फ्रीक्वेंट विजिट को नोटिस करता है। वो बिना किसी देरी के वापस किंग
किंग के पास जाकर रिपोर्ट देता है। किंग जैसे ही सुनता है कि डीमन लॉर्ड घाल बार बार फियो के घर पर आता है, उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है और उसको लगता है कि फियो ने शायद से डीमन आर्मी को ज्वाइन कर ली है और तुरंत गुस्से में आकर डिसाइड करता है कि फियो को एलिमिनेट करना होगा। लेकिन तभी प्रिंसेस आगे बढ़कर उसको समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि फियो ने सच में डीमन लॉर्ड के साथ अलायंस बना लिया है। वो सजेस्ट करती है कि पहले फियो से डायरेक्टली बात करनी चाहिए ताकि वो जाने कि उसकी असली सोच क्या है। लेकिन किंग इस बात से एग्री नहीं करता। तभी हीरो रूम में एंटर करता है और उसका चेहरा एकदम सीरियस होता है और बिना किसी हेजिटेशन से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं खुद फियो का हिसाब किताब चुका दूंगा। दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड्स कैसल में इल्यूमिनस कामली घाल से कहती है कि वो अपनी ड्यूटीज पर ध्यान दे, लेकिन घाल एक सिर्फ हल्की सी हंसी हंस देता है जैसे वो ऑलरेडी सब कुछ पहले से कंट्रोल में ले चुका हो। घाल कामली एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ फियो को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा है और ये कहकर वो वहाँ से जाने का फैसला करता है। लेकिन जाने से पहले इल्यूमिनस उसको वार्न करती है कि डीमंस उसके एक्शन से नाखुश है। उसका कहना है कि अगर एक डीमन लॉर्ड इंसानों के साथ इतना टाइम बिता रहा है तो उनको सच होने लगता है कि वो सच में किसके साथी है। इल्यूमिनस नोटिस करती है कि डीमंस अब उसके इंटेंशन पर सवाल उठाने लगे। दूसरी तरफ फियो अपने नए सर्वाइवल प्लान्स के बारे में सोच रहा होता है। उसको रियलाइज होता है कि उसके पास पैसे कम हो रहे हैं, इसलिए वो प्लान करता है कि वो गैस बेचकर कुछ प्रॉफिट कमा सकता है। रीस उससे कैजुअली पूछती कि उसके पास इतनी पावर है तो उसने हीरो को ज्वाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर वो डीमन से लड़ता तो आज तक एक फॉर्चून कमा चुका होता। लेकिन फियो कामली रिप्लाई करता है कि वो किसी से भी लड़ना नहीं चाहता। वो जानता है कि उसकी पावर्स बहुत ही डेंजरस है और अगर वो वॉर में शामिल होता तो दुनिया में सिर्फ तबाही ही फैलती। रीस उसे घूर कर देखती जैसे उसको फियो की बातें समझने में वक्त लग रहा हो। लेकिन उससे पहले कोई और कुछ बोले बलेरी सडनली उसको वार्न कर दे कि उसका घर घिरा चुका है। जैसे ही सब अंदर आते हैं फियो तुरंत रियलाइज करता है कि हीरो एक पूरी आर्मी के साथ उनका सामना करने आया है। हीरो एकदम डायरेक्टली फियो पर इल्जाम लगाता है कि वो डार्क आर्मी के साथ काम कर रहा है। हीरो अपने यूजुअल एरोगेंट टोन में कहता है अगर फियो किंगडम के लिए लड़ने से मना करता है तो उसको वहीं पर मार डालेगा। उसको लगता है कि फियो के पास कोई और चॉइस नहीं है और एक न एक दिन वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरो बनने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फियो कामली मना करता है हीरो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और फियो को देशद्रोही कहकर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी लड़कियां आगे आ जाती है। वो सब मिलकर डिफेंड करती है कि फियो एक अच्छा इंसान है, उसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन हीरो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसको लगता है कि अगर वो सब फियो का साथ दे रही है तो इसका मतलब है कि वो भी गद्दार है और उसको राजदोष की जुर्म में अरेस्ट करने की धमकी देता है। ये सुनकर फियो रियलाइज करता है कि अब उसके पास यहाँ से जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन सिर्फ अब फियो ही नहीं बल्कि लड़कियां भी अब किंगडम पर शक करने लगती है। उनको रियलाइज होता है कि जो सच उनको बचपन से सिखाया गया था वो शायद से गलत हो। हीरो जैसा इंसान देशद्रोही और इंसानियत के बीच का फर्क नहीं समझ सकता। तो क्या वो सच में एक जस्टिस है? और सबसे बड़ी बात, डीमन सच में इविल है या फिर नहीं? लेकिन हीरो के पास सोचने का वक्त नहीं होता है। फियो अपने हाथों को उठाता है और एक और टेलीपोर्टेशन स्पेल को कास्ट करता है। पूरा जमीन एकदम हिलने लगती है और एक बड़ा सा मैजिक सर्कल आसमान की तरफ फैल जाता है। हीरो बहुत ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये मैजिक उनके बस से बाहर था। जैसे ही पिलर ऑफ लाइट सभी को कवर करता है फियो और उसकी सारी फ्रेंड्स चुप हो जाते हैं। एक पल में वो सब वहाँ से गायब हो जाते हैं और नाइट्स एकदम हैरान रह जाते हैं क्योंकि सिर्फ लोग ही नहीं पूरा का पूरा घर और खेत भी उनके साथ चला गया होता है। लेकिन तभी घाल वहाँ पर अराइव होता है। जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि फियो का घर वहाँ से गायब हो चुका है उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है और नाइट्स की तरफ देखता है और बिना किसी एक शब्द के अपनी मोस्टरस ऑरा रिलीज कर देता है। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है ना? घाल धीरे से बोलता है लेकिन उसके वर्ड्स में एक डेंजरस रेंज होती है। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है ना? घाल धीरे से बोलता है लेकिन उसके वर्ड्स में एक डेंजरस रेंज होती है। डीमन लॉर्ड सच में गुस्से में था। उसको लगता है कि ह्यूमंस ने फियो का काम तमाम कर दिया और अब वो सब कुछ बर्बाद करने वाला था। तैयार रहो। गोल बहुत ही धीरे से बोलता है और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक होती है और मैं तुम सभी को मिटाने वाला हूँ। डार्क आर्मी को अटैक का ऑर्डर दिया जाता है और इल्यूमिनस इस बात से बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। वो तुरंत डीमंस को तैयारी होने के लिए बोलती है और धीरे धीरे एक काली बादल जैसी शैडो पूरे आसमान को ढक लेती है। लेकिन जैसे ये होता है हीरो डर के मारे भाग जाता है। उसके जाने से नाइट शोक में आ जाते और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि उनका हीरो उन्हें अकेले छोड़ के भाग गया। दूसरी तरफ फियो और उसके दोस्तों को फॉरेस्ट में एक टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। फियो उन्हें बताता है कि ये जगह एक टाउन के बिल्कुल पास है जहाँ वो पहले ड्रैगन्स मटेरियल्स बेचने आया करता था। लड़कियां सोचती कि शायद ये जगह उनके लिए सेफ होगी और बेलेरोसा ये सुनकर खुश हो जाती कि अब उन्हें गाल को नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन फियो थोड़ा गिल्टी फील करता है और माफी मांगता है कि उसकी वजह से सबको परेशानी उठानी पड़ी। रीस उसे समझाती है कि वो खुद को ब्लेम ना करे और ये भी कहती है कि जहाँ भी वो जाएगा वो सभी उसके साथ जाएगी क्योंकि अब उसकी पत्नी है। ये सब सुनकर बाकी सभी लड़कियां भी एग्री करती है कि वो सब साथ रहेगी चाहे जो भी हो। इसके बाद डार्क आर्मी अपनी इन्वेजन शुरू कर देती है और विलेज में आग लगाई जा रही होती है और ह्यूमंस उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। नॉर्थर्न स्ट्रॉन्ग हुड पर एक बड़ा बैटल हो रहा होता है जिसमें ह्यूमंस अपनी पूरी जान लगा देते हैं। एक नाइट भागते हुए किंग के पास आता है और इन्फॉर्म करता है कि डार्क आर्मी स्ट्रॉन्ग हुड तोड़ने के बिल्कुल करीब है। किंग ये सुनकर टेंशन में आ जाता है और हीरो के बारे में पूछता है कि अब तक वो कुछ क्यों नहीं कर रहा। नाइट्स उसे बताता है कि हीरो साउथ में छुप कर बैठा है। ये सुनकर किंग और भी ज्यादा गुस्से में नाइट को उसकी तलाश करने भेजता है। किंग का एडवाइजर उसे सजेस्ट करता है कि सारे मैच को इकट्ठा करे और एक प्यूरिफिकेशन मैजिक कास्ट करवाना चाहिए।
लेकिन किंग हेजिटेट करता है क्योंकि ये बहुत ही रिस्की मूव है। एडवाइजर उसे फोर्स करते हैं कि अगर देरी की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार डीमंस स्ट्रॉन्ग हुड को तोड़ देंगे तो उनका किंगडम बर्बाद हो जाएगा। बैटलफील्ड में गाल सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसका सर्वेंट जर्नल उसको बताता है कि अब वक्त आ चुका है। गाल डिसाइड करता है कि ह्यूमंस अगर प्यूरिफिकेशन स्पेल का यूज करे तो वापस रिट्रीट करना ही सही रहेगा। दूसरी तरफ किंग अपनी आर्मी के मेजेस को लीड करता है। सारे मेजेस काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक ब्राइट लाइट आसमान तक पहुंचती है। धीरे धीरे एक बड़ा सा मैजिक सीलिंग पूरे किंगडम में फैल जाती है जो प्यूरिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। वापस टाउन में फ्यू अपनी ट्रिप से लौटकर सभी को बताता है कि वो स्टोर एक्सप्लोर करने गया था क्योंकि वो गियर बेचकर पैसे कमाने का प्लान बना रहे हैं। ब्लॉसम एक्साइटेड होती है और कहती है कि वो भी उसकी हेल्प करना चाहती है, इसलिए वो वेजिटेबल बेचने का सोच रही है। ब्लेरी सोचती है कि वो भी घोड़े ब्रीड करेगी और लोगों को उन्हें रेंट पर देगी ताकि कुछ इनकम आ सके। ब्लॉसम बताती है कि ब्लेरी पहले कैसल में घोड़ों का ध्यान रखती थी, इसलिए उसको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। वो प्रॉमिस करती है कि वो घर को संभालने में अपना बेस्ट देगी। बेलेनो और बेलारोसा थोड़ा उदास फील करते क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो पैसे कैसे कमाए, पर इस उन्हें सपोर्ट करती है और प्रॉमिस करती है कि वो उनका ध्यान रखेगी। फियो उनसे कहता है कि घर के काम में मदद करे और फ्री टाइम में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर ध्यान दे ताकि फ्यूचर में वो भी कंट्रीब्यूट कर सके। फिर हम वापस कैसल देखते हैं जहाँ किंग के एडवाइजर रिपोर्ट देते हैं कि डार्क आर्मी ने रिट्रीट कर लिया क्योंकि मेजेस ने प्यूरिफिकेशन स्पेल को कास्ट कर दिया था। ये स्पेल अगले 3 महीने तक किंगडम की सुरक्षा करेगा और अभी के लिए उनका किंगडम सेफ है। लेकिन किंग जानता है कि ये सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन है, असली बैटल अभी बाकी है। प्रिंसेस को जल्दी समझ में आ जाता है कि हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि सारे मेजेस ने अपनी मैजिक प्यूरिफिकेशन स्पेल कास्ट करने में खत्म कर दी है। अब उनके पास ज्यादा पावर नहीं बची और किंग भी इतनी बुरी कंडीशन में है कि वो किंगडम को लीड नहीं कर सकता। ये देखकर प्रिंसेस फैसला करती है कि वो सब कुछ अपने हाथों में लेगी। वो एडवाइजर से कहती है कि हीरो किसी काम का नहीं है, इसलिए उसको तुरंत अपनी पोजीशन से हटा दिया जाए। एडवाइजर शॉक हो जाते और पूछते कि अगर हीरो नहीं रहा तो डार्क आर्मी का सामना कौन करेगा, क्योंकि एक हीरो के बिना जीतना मुश्किल होगा और अभी मेजेस भी किसी नए हीरो को समन करने की हालत में नहीं है। लेकिन प्रिंसेस अपने डिसीजन पर कायम रहती है और डिसाइड करती है कि सबसे बेटर यही होगा कि वो ओरकेल से मिलने जाए ताकि कोई सोल्यूशन मिल सके। दूसरी तरफ हीरो को कैसल से बाहर निकाल दिया जाता है। एक नाइट उससे कहता है कि ये सब प्रिंसेस के ऑर्डर पर हो रहा है। हीरो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि ये किंगडम उसके बिना बर्बाद हो जाएगा क्योंकि सिर्फ वही डार्क आर्मी को रोक सकता है। लेकिन नाइट उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। उसी रात फियो रीस से बात करता है और उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने हमेशा उसका साथ दिया और उसको सर्वाइव करने में मदद की। लेकिन बात करते करते रीस सो जाती है और फियो उसको देखने लगता है और वो सोचता है कि अगर रीस नहीं होती तो शायद उसकी ये पीसफुल लाइफ कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाती। अगले दिन लड़के फियो को चिढ़ाने लगती है और उससे कहती है कि उसे रीस के साथ एक डेट पर जाना चाहिए। उनका कहना होता है कि जब तक वो घूम कर आएंगे तब तक वो घर का ध्यान रखेंगी। फियो थोड़ा शर्माता है लेकिन रीस काफी एक्साइटेड हो जाती है। डेट के दौरान फियो रीस से पूछते क्या उसे कुछ चाहिए क्योंकि वो उसके लिए कुछ स्पेशल खरीदना चाहता है। वो उसका साथ देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है। तभी उसकी नजर एक सुंदर ज्वेलरी पर पड़ती है और फियो सोचता है कि ये रीस पर काफी अच्छी लगेगी। वो बिना कुछ सोचे इसे खरीद लेता है और रीस को दे देता है। शाम को जब दोनों घर लौटते हैं तब फियो सोने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी रीस उसको अचानक से हक कर लेती है। फियो थोड़ा शर्मा जाता है लेकिन तभी उसको समझ में आता है कि रीस ने नींद में ये सब किया है। वो थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करता है लेकिन रीस उसके पीछे ही चली जाती है जिस वजह से उसके लिए सोने में काफी दिक्कत होती है। दूसरी तरफ कैसल में हीरो चुपके से रॉयल ट्रेजरी में घुस जाता है। उसको लगता है कि शायद यहाँ कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उसको डीमन लॉर्ड को हराने में मदद करे। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसे अचानक से फियो को याद आती है और जेलसी फील करता है क्योंकि फियो उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी उसको एक लड़की की आवाज सुनाई देती जो कि उससे कहती कि अगर वो उसको फ्री कर दे तो वो उसको अनइमेजिनेबल पावर दे सकती है। अचानक से एक सीक्रेट पैसेज खुल जाता है जिसमें एक मिस्टीरियस सोड रखी होती है। वही आवाज उससे कहती है कि अगर वो ये तलवार लेगा तो उसके सारे विशेष पूरी हो जाएंगे। हीरो बिना कुछ सोचे समझे ये डील को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो तलवार को उठाता है एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और वो पीछे गिर जाता है। एक शक्तिशाली बीइंग सामने आता है जो कि अपने आप को हिया के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बताती कि वो प्री मॉडल लाइट और डार्कनेस की माजिन है। वो हीरो से पूछती कि उसने उसको सील से फ्री किया। हीरो कंफर्म करता है और हिया उससे प्रॉमिस करती कि उसकी 3 विशेष पूरी करेगी। इसी बीच प्रिंसेस ओरकेल उर्सुला के पास पहुंचती है और वो उससे कहती है किंगडम बहुत ही बड़े डेंजर में है और उन्हें डार्क आर्मी से बचने के लिए कोई न कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। और आसियल प्रिंसेस को गौर से देखती है और कहती है कि जो सोल्यूशन वो ढूंढ रही है वो शायद से उतना आसान नहीं होगा जितना वो सोच रही है। अचानक सबके गले में एक अजीब से कॉलर आ जाते हैं और जैसे लोग उसे महसूस करते सब घबराने लगते हैं। प्रिंसेस ये देखकर टेंशन में आ जाती है और अपने सैनिक को तुरंत रॉयल ट्रेजरी में भेजने का ऑर्डर देती है। सब लोग सोच रहे होते कि ये कॉलर आखिर आए कहाँ से और इसका मतलब क्या है। और ओरासल उर्सला सभी को बताते कि ये कॉलर एक बुरी निशानी है। ये इस बात का सबूत है कि सभी को सेक्रीफाइस के रूप में चुना गया है। माजिन उनको तब तक जिंदा रखेगी जब तक कि उसका दिया गया विश पूरा न हो जाता। जैसे ही विश पूरा होगा वो सभी का सिर कलम कर देगी और ये सुनकर सब और ज्यादा घबरा जाते हैं। प्रिंसेस तभी एक और बड़ी सच्चाई सामने लेकर आती है
वो बताती है कि वही माजिन है जो कि एक बार पहले डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन उसने बदले में इतनी सारी जान ली कि लोग उसे वापस सील करने पर मजबूर हो गए। लेकिन अब उसकी सील को तोड़ दी गई है और प्रिंसेस को यकीन होता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो सबकी मौत तय है। वो उर्सुला को एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहती है और उर्सुला अपनी रीडिंग बुक शुरू करती है और थोड़ी देर के बाद प्रिंसेस से कहती है कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें सच्चा हीरो ढूंढना होगा। और उर्सुला बताती है कि वो सच्चा हीरो ऑलरेडी समन हो चुका है और उसको किंगडम में वेस्टर्न पार्ट में ढूंढा जा सकता है। सब तुरंत समझ जाते हैं कि ये बात फियो के बारे में हो रही है। एक एडवाइजर सजेस्ट करता है कि प्रिंसेस को अपने सोल्जर्स भेजने चाहिए ताकि फियो को जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सके, लेकिन प्रिंसेस जानती है कि सोल्जर्स का काम भी किंगडम को बचाना है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद अकेले ही फियो को ढूंढने के लिए जाएगी। दूसरी तरफ फियो एक मर्चेंट से मिलता है और उसको अपने साथ लाया हुआ एक शील्ड दिखाता है। मर्चेंट उसको देखता है और इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि ये शील्ड ड्रैगन सेल से बनी है जो कि काफी रेयर मटेरियल है। मर्चेंट मेंशन करता है कि किसी ने टाउन में ड्रैगन मीट भी बेचने के लिए कहा था। फियो तुरंत कंफर्म करता है कि उसी का काम था। वो मर्चेंट को बताता है कि उसके पास सिर्फ शील्ड ही नहीं बल्कि और भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। मर्चेंट उससे डील फिक्स करता है और एक्साइटेड होता है कि फियो जैसे टैलेंटेड वेंडोर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। दूर से बेलोरोसा फियो को ऑब्जर्व कर रही होती है और वो इम्प्रेस्ड होती है कि फियो सिर्फ एक फाइटर ही नहीं बल्कि एक अच्छा बिजनेसमैन भी है। रिस को ऑलरेडी ये बात पता होती है कि फियो एक पहले मर्चेंट था। उसको ये भी लगता है कि शायद से फियो अपनी पुरानी दुनिया में काफी बड़ा प्लेयर होगा। बेलोरोसा थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और वो मान लेती है कि उसको फियो पसंद है, लेकिन तुरंत ही वो अपनी बात को वापस ले लेती है क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं रिस उससे नफरत ना करने लगे। इसलिए वो सिर्फ कहती है कि वो सिर्फ फियो जैसे किसी को ढूंढ लेगी। रिस फिर एक और बात करती है। उसको लगता है कि गाल भी एक अच्छा शूटर हो सकता है क्योंकि वो जानती है कि असल में गाल एक डीमन लॉर्ड है। इतने में फियो वापस आ जाता है और वो सभी को बताता है कि उसने शील्ड अच्छे प्राइस पर बेच दी है। वो बेलारोसा को थैंक्स बोलता है कि उसने उसको शॉप के बारे में बताया। फिर सब मिलकर घर लौटने लगते हैं। रिस जानती है कि फियो काफी बिजी होने वाला है, लेकिन फिर भी वो उससे कहती है कि जब भी उसके पास फ्री टाइम होगा वो उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती है। उसी वक्त फियो के सिस्टम पर एक इमरजेंसी वार्निंग आती है। एक माजिन उसकी तरफ बढ़ रही होती है और तभी हिया सामने आ जाती है। वो बताती है कि जो नया हीरो समन किया गया था उसने पहले विश मांगी है और वो विश है कि फियो को हमेशा के लिए काम खत्म कर देना। बिना किसी देरी के हिया फियो पर अटैक कर देती है, लेकिन सिस्टम तुरंत एक बैरियर बना देता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन तभी रिस बीच में आ जाती है और उसका बुरा असर उसके ऊपर पड़ता है। वो घायल हो जाती है और उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। हिया एक के बाद एक धमाके करती है, लेकिन फियो का बैरियर उसको प्रोटेक्ट करता है। वो ये देखकर समझ जाती है कि नॉर्मल मैजिक फियो पर असर नहीं करेगी, इसलिए वो एक पूरी एडवांस स्पेल कास्ट करने की तैयारी करती है। फियो टेंशन में आ जाता है और ओरिस को तुरंत हील करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसको बताता है कि चोट इतनी गहरी है कि हीलिंग मैजिक भी काम नहीं करेगी। ये सुनकर फियो घबरा जाता है और उसको लगता है कि ओरिस को शायद से हमेशा के लिए खो देगा। तभी ही अपने फुल पावर को यूज करते हुए एक और पावरफुल स्पेल को कास्ट करती है जो कि मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। लेकिन इसके बाद भी वो फियो के बैरियर को नहीं तोड़ पाती है। फियो के दिमाग में रिस के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। उसको याद आता है कि उसने हमेशा से रिस को प्रोटेक्ट करना चाहा था, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता कि उसके बिना कैसा जिया जाए। ये सोचकर उसके अंदर की आग भड़क जाती है। वो हिया को गुस्से में देखता है और कहता है कि वो कभी उसको माफ नहीं करेगा। उसी वक्त सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसने हिया की एबिलिटी सीख ली है। फियो बिना किसी देर के नया स्पेल कास्ट करता है, टाइम रिवर्सल, और जैसे स्पेल एक्टिवेट होता है रिस की हालत वापस से ठीक होने लगती है। फियो खुद हैरान होता है कि वो कैसे ये कर पा रहे, क्योंकि ह्यूमंस को इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए था। तभी वो हिया पर एक जोर से पंच मारता है। हिया शॉक में आ जाती है। वो चिल्लाती है कि वो मैजिक के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुकी है, लेकिन फियो बिना किसी इमोशन के उसे जोर से ग्राउंड पर फेंक देता है। हिया फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फियो उसके स्पेल को तोड़ देता है। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाती कि उससे स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कोई। जब वो फियो के स्टेट्स को चेक करती है तो उसको समझ में आता है कि फियो की स्किल्स तो इन्फिनिटी है। फियो बिना रुके हिया को मारने लगता है और हिया को समझ में आता है कि उसके पास कोई चांस नहीं है। दूसरी तरफ रिस रिकवर हो जाती है और कंफ्यूज होती है कि वो कैसे जिंदा है। बेलारोसा उसको बताती है कि फियो ने उसको बचा लिया, लेकिन जैसे ही रिस फियो की तरफ देखती है उसको शौक लगता है और देखती है कि फियो बिना किसी दया के हिया को खत्म कर रहा होता है। उसको पता है कि फियो एक शांत और दयालु इंसान है जो हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, लेकिन अब पूरी तरीके से बदल चुका है। हिया को पहली बार अपनी जान का डर महसूस होता है और रोती है और फियो से माफी मांगती है, लेकिन फियो के अंदर सिर्फ बदला लेने की भावना है। वो हिया के गले को दबा लेता है ताकि उसको खत्म कर सके, लेकिन तभी रिस जोर से चिल्लाती है, फियो रुको। वो कहती है कि उसको फियो पसंद है क्योंकि उसका दिल बहुत ही अच्छा है। उसको ये नहीं देखना कि फियो सिर्फ बदला लेने वाले इंसान में बदल जाए। फियो रिस की बात सुनता है और एक पल के लिए रुक जाता है, फिर वो हिया को छोड़ देता है। उसको खुशी होती है कि रिस ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वो उसको हमेशा के लिए खो चुका है। दूसरी तरफ प्रिंसेस को दिखाया जाता है कि जो अब मैजिस एक एक करके ग्रुप के साथ है। मैजिस अपनी बची कुछ मैजिक का यूज करके उसको टेलीपोर्ट करते हैं और वो उनका धन्यवाद करती है। उसको पता है कि उसका मैजिक रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने किंगडम के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है। प्रिंसेस अपने नाइट्स को काम करने का हुक्म देती है, बोलती है कि उसे असली हीरो को ढूंढना होगा। पर तभी नाइट्स के कूलर अचानक से टूट जाते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि मजीन उसकी इच्छा पूरी करने में फेल हो चुका है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉयल ट्रेजरी के गार्ड हीरो को सरेंडर करने के लिए कह रहे होते हैं। ये देखकर सुआ घबरा जाता है और उसे लगता है कि
हीरो ने सरेंडर नहीं किया तो सबको मार दिया जाएगा। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज गूंजती है जो कहती है कि माजिन हार चुका है। सुआ के आसपास एक काली शक्ति घूमने लगती जो उससे कहती कि वो एक बेहतरीन बलि बन सकता है। हीरो को तुरंत समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी सुआ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है और वो कहता है कि अब वो आजाद हो चुका है। वो कहता है कि उसे सदियों तक सील करके रखा गया था। फिर वो एक स्पेल का यूज करके अपने कपड़े को बदल लेता है, जिसे देखकर हीरो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसे पता होता है कि सुआ मैजिक का यूज नहीं कर सकता। सुआ हीरो का शुक्रिया अदा करना चाहता है, इसलिए वो एक और स्पेल कास्ट करता है और कहता है वो उसे वो शक्ति देगा जो हमेशा चाहता था। फिर वो उसे अपना असली नाम बताता है, माइलिस। हीरो तुरंत एक मैसिव मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो माइलिस की मदद करता है वहाँ से निकलने में। और वो दोनों मिलकर रॉयल फैमिली से बदला लेने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उन्होंने माइलिस को सील करके रखा था। तभी माइलिस एक टेलीपोर्टेशन सर्कल देखता है और उसे समझ में आता है कि रॉयल पैलेस का कोई सदस्य कैसल छोड़ चुका है। अब वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है। हिया होश में आती है और वो सोचती कि फियो ने उसे क्यों बचाया। फियो उससे कहते हैं कि उसने उसे माफ कर दिया क्योंकि रीस की जान बच गई। बेलारोसा पूछते हैं कि अब हिया का क्या करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। फियो सोचता है कि उसे दोबारा से रॉयल ट्रेजरी में सील कर देना चाहिए। हिया हैरान हो जाती है कि फियो को ये सब कैसे पता चला। तो फियो बताता है कि उसने एक स्पेल का यूज किया था जिससे कि उसकी यादों में झांक सकता है। फियो चाहता था कि वो समझ सके कि हिया ने उस पर हमला क्यों किया। हिया को यकीन नहीं हो रहा होता कि फियो ने ये स्पेल कैसे यूज कर लिया क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वही उसी तरह का मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। तभी रीस सजेस्ट करते हैं कि हिया को अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि उसकी शक्ति उसके काम आ सकती है। लेकिन फियो रीस को याद दिलाता है कि हिया ने उसको लगभग मार ही दिया था, लेकिन रीस उसको माफ कर देती है और कहती है कि ये उसकी कमजोरी की वजह से हुआ। फियो अब फैसला करता है कि वो हिया को टीम में शामिल करेगा, लेकिन एक शर्त पर, वो दोबारा से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हिया सोचती कि फियो बाकी सभी इंसानों से बहुत ही अलग क्योंकि जितने भी इंसानों से वो मिल चुकी थी वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते थे, पर फियो बिल्कुल ही अलग है। उसे फियो पसंद आने लगता है और उसे अपना मास्टर मान लेती है। वो बहुत ही खुश होती है ये देखने के लिए कि फियो उसकी शक्ति का क्या कर सकता है। उसे याद आता है कि जब फियो गुस्से में था तब उसकी आंखें कैसी थी। उसका दिल तेजी से धड़कता है और वो सोचती है कि आखिर उसे ये सब सोचकर इतना थ्रिल क्यों महसूस हो रहा है। तभी रीस जलन महसूस करती है और हिया से पूछती है तुम ब्लश क्यों कर रही हो। फियो सोचता है कि उस टाइम रिवर्सल स्पेल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो विलेजर्स की मदद कर सके और जो भी तबाही हुई है उसे वापस से ठीक कर सके। लेकिन हिया उसे वॉर्न करती है कि ये स्पेल सिर्फ एक छोटी सी जगह का समय वापस ला सकता है। अगर इसे पूरे विलेज पर चलाने की कोशिश की गई तो कोई अनजानी मुसीबत आ सकती है। फियो इस बात पर सोचने लगता है, लेकिन उसके मन में एक उलझन है, क्या वो इतनी बड़ी रिस्क ले सकता है। हिया समझाती है कि इंसान इतने शक्तिशाली नहीं होते कि वो इस स्पेल को यूज कर सके, लेकिन फियो एक एक्सेप्शन है क्योंकि उसके स्टेट्स इन्फिनाइट है। वो बताती है कि फियो टोटल एक्विजिशन मैजिक का उपयोग कर सकता है जो उसे ये शक्ति देती है कि जो भी उस पर हमला करे वो उसकी मैजिक को सीख सकता है। ये सुनकर फियो को एहसास होता है कि उसके पास टाइम रिवर्सल मैजिक कहाँ से आया और वो एक्सेस भी हो चुकी है क्योंकि लड़ाई के दौरान उसने हिया की एबिलिटीज को एक्वायर कर ली थी। लेकिन हिया उसे दोबारा से स्पेल का इस्तेमाल ना करने की सलाह देती है, इसलिए फियो उसकी बात मान लेता है और रिस्टोरेशन स्पेल का उपयोग करने का फैसला करता है। फियो घर लौटता है और अपने साथ हिया को भी लेकर आता है। हिया सभी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि अब वो यहाँ रहेगी। फियो बताता है कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने अपने साथ इसे रखने का फैसला किया। बेलारोसा उससे कहती है कि उसका रूम तैयार है, पर तभी बेलेरी पैनिक कर जाती है। उसे लगता है कि हिया उनके साथ रहने के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बेलारोसा फियो से बात करती है और फियो उसको बताता है कि वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी पावर्स का यूज क्या करे। बेलारोसा उसे समझाती है कि वो अभी इतनी शक्तिशाली नहीं है, पर उसके मन में एक सवाल है, वो नहीं जानती कि उसका असली दुश्मन कौन है। वो कहती है कि जो कुछ भी उसने किंगडम में सीखा था सब एक झूठ था और वो फियो को थैंक यू बोलती कि उसने उसकी असली सच्चाई दिखाई। फियो रीस के कमरे में आता है और देखता है कि वो उदास लग रही है। रीस उससे पूछती है कि वो अपनी दुनिया में वापस जाने का प्लान बना रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो माजिन मैजिक का यूज करके उससे दूर चला जाएगा, पर फियो उसको बताता है कि वो कहीं पर नहीं जा रहा है क्योंकि वो उसके साथ ही रहना चाहता है और इसको अपनी असली पत्नी बनने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि वो उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता है। ये सुनकर रीस भी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे भी सेम फीलिंग आती है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, पर तभी हिया वहाँ पर आती है और ये सब देख रही होती है और रिवील करती है कि वो पूरा वक्त वहीं पर थी क्योंकि उसका फर्ज है अपने मास्टर का ध्यान रखना। रीस गुस्से में आकर उससे कहती कि उसकी प्राइवेट लाइफ में तंग ना करे, पर हिया उससे बिना किसी शर्म के कहती कि इसे छुपाने की क्या जरूरत है, ये तो बहुत ही नेचुरल है ना। ये सुनकर रीस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। दोनों लड़के ये सब सुनकर आर्गुमेंट्स का मजा लेने लगते हैं। हिया मजाक में कहती कि अगर सभी को प्रॉब्लम है तो अपने आप को इनविजिबल कर सकती है ताकि वो बिना दिखे सब कुछ देख लगे, पर सब लोग मना कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये और भी ज्यादा अजीब होगा। एक शहर में राजकुमारी एक शॉपकीपर से पूछती क्या उसने फियो को देखा है, पर शॉपकीपर मना कर देता है। राजकुमारी निराश होकर सोचती कि अब उसे फियो कहाँ मिलेगा। फियो की टीम एक शानदार मील का मजा ले रही होती है और इस बताती है कि हिया ने ये सब बनाया है। हिया सभी को ऑफर करती है कि वो घर की सफाई भी कर देगी, पर दूसरी लड़की सोचती है कि वो अकेली सब कुछ कर रही है और उन्हें महसूस होता है कि शायद से वो सब बेकार है। अगले दिन हम देखते हैं कि ब्लूसम खेत में काम कर रही होती है क्योंकि वो भी चाहती है कि घर के लिए जिम्मेदारियां निभाए। सही बियर फॉर्म में बदल जाता है और ब्लूसम की मदद करता है उसके काम में, जबकि बरेली स्तबल में काम कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बरेली का सपना एक कोचमैन बनने का है, पर अभी फिलहाल उसे हॉर्स की देखभाल करनी पड़
रही है। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि बेलेनो एक रॉयल मैगल फैमिली से और फियो उसे बेसिक स्पेल सिखाता है। इसलिए बेलेनो चाहती है कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सभी की मदद करे। तभी उसे ब्लॉसम की स्क्रीमिंग की आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत बाहर दौड़ पड़ती है और वो देखती है कि एक ताकतवर मैजिकल बीस्ट खेत को तबाह कर रहा है। वो बीस्ट उस पर हमला करता है पर बेलेनो तुरंत एक बैरियर बना लेती है और अपने आप को बचाने के लिए। तभी बेलोरिसा वहाँ पर आ जाती है और उस बीस्ट को मार गिराने की सोचती है। वो बताती है कि उसने उस बीस्ट को यहाँ पर लाया था लेकिन अचानक से वो बुजुर्ग हो गया। बेलेनो उस बीस्ट पर राइड कर लेती है और उसे काम डाउन करने में सफल हो जाती है। सब लोग हैरान हो जाते क्योंकि उसने उस बीस्ट को टेम कर लिया था जो आसान नहीं था। पर बेलोरिसा उस जमीन के बारे में सोचने लगती है और उसे अपने हाउस होल्ड के लिए खरीदने का इरादा कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फियो रीज के साथ टाउन में घूम रहा होता है। वो अपने प्रोडक्ट्स को अपने बिजनेस पार्टनर को बेचता है जो सुझाव करता है कि उसे एक गुड पर जेमस्टोन का इस्तेमाल किया जाए ताकि उसकी कीमत बढ़ सके। मर्चेंट समझ जाता है कि जेमस्टोन बहुत ही महंगे मिलते हैं क्योंकि उन्हें ढूंढना मुश्किल है और उसका इस्तेमाल सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। तभी रीस महसूस करती है कि एक भारी शैडो शहर पर आ चुका है और तभी हीरो माइनस के साथ आ पहुंचता है। विलेजर्स घबरा जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए डरते हुए भाग रहे होते हैं और फियो समझ जाता है कि सभी डेंजर में। हीरो एक तबाही मचाता है और मेलनेस प्रिंसेस को देखकर स्पेल का यूज करके उसके गार्ड्स को उड़ा देता है। हिया फियो के पास आती है और उसको बताती है कि उसने एक इविल प्रेजेंस महसूस की है। वो समझाती है कि वो बीस्ट असल में एक ह्यूमन है लेकिन उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए वो बजर्क हो गया है। हमें ये भी पता चलता है कि मिलेनियस कभी रियासत की सबसे शक्तिशाली मेज थी पर उसने फोरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इससे पहले हीरो को उसे हमेशा के लिए खत्म करना पड़े लेकिन उसकी चेतावनी अब भी रियासत में बसती है इसलिए उन्हें हिया के सोर्ड में पेडेस्टल में मोहरा बंद करना पड़ा। हिया फियो से परमिशन मांगती है मिलेनियस को खत्म करने के लिए और उसको दे देता है परमिशन लेकिन कहता है कि सबसे पहले विलेजर्स की जान बचाना जरूरी है। मिलेनियस लगभग प्रिंसेस को मार ही डालता है लेकिन तभी एक जोर का एक्सप्लोजन होता है और हिया वहाँ पर आ जाती है। मिलेनियस उसे दखल ना देने के लिए कहता है पर हिया हंसते हुए समझाती है कि वो उसे खत्म करना चाहती है क्योंकि वो उसके मास्टर को परेशान कर रही है। हिया बिना किसी देरी के उस पर एक ताकतवर स्पेल का हमला कर देती है और दोनों के बीच में एक जबरदस्त बैटल शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से ताकतवर स्पेल्स का हमला कर रहे थे जिससे कि आसपास की जमीनें भी हिलने लगती है। विलेजर्स दूर से ये सब देख रहे थे और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए। इस जबरदस्त मुकाबले को देखकर सब लोग संकट में कि आखिर ये लड़ाई कैसे खत्म होगी लेकिन उस पर असर नहीं होता और हिया समझाती कि मैजिक उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी हीरो उस पर हमला कर देता और मालिनस फायर का इस्तेमाल करता है लेकिन हिया फिर भी अपने आप को बचा लेती है। इस पर मालिनस एक फोरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करती है जो कि हीरो को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है जिससे कि उसका आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है। प्रिंसेस ये देखकर समझ जाती है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो वो पूरे टाउन को तबाह कर सकता है। ग्राउंड भी हिलने लगता है जब हीरो चलने लगता है लेकिन अचानक ही वो दोबारा छोटा हो जाता है क्योंकि उस पर से मैजिक खत्म हो जाता है और तभी फियो वहाँ पर पहुंचता है और बताता है कि उसने स्पेल को खत्म कर दिया। यह उससे विनती करती है कि वो इसे फाइट खत्म करने दे। मालिनस को ये यकीन नहीं हो रहा होता कि फियो उसकी मैजिक को इतनी आसानी से खत्म कर सकता है। यह तुरंत एक ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करके उसका काम तमाम कर देती है। उसकी सोल को एक पैलेट में क्विड कर देती है और सिया और हीरो को उनकी असली रूप में वापस ले आती है। फिर वो उस पैलेट को खा लेती है और फियो सोचता है क्या वो ठीक रहेगी। हिया समझाती कि उसने मेलनेस को अपने साइकिक रिले में मोहराबंद कर दिया है और वो उसे सुधार करेगी। सबको ये समझ में आता है कि मोस्टर वहाँ था, वो असल में हीरो ही था जो सभी के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। इसलिए सब फैसला करते हैं कि उसे नाइट्स के हवाले कर दिया जाए। तभी प्रिंसेस फियो के पास आती है और उसे अपना परिचय एलिजाबेथ के रूप में देती है। वो उसका धन्यवाद करती है किंगडम को बचाने के लिए, ये मानती हुई कि उन्होंने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसलिए वो पूरे एक्शन के लिए माफी मांगती है। एलिजाबेथ ये भी बताती है कि उसने हीरो को डिसमिस कर दिया क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है और वो टाउन में इसलिए थी क्योंकि वो फियो को ढूंढ रही थी। वो फियो को इनवाइट करती है कि वो किंगडम का असली हीरो बने, लेकिन फियो इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसे ह्यूमंस के लिए लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो तो बस रीस के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है। इसके बाद हम अपने होम लौट जाते हैं और बलेरी उसका वेलकम करते हुए बताती है कि उसने सोचा है कि वो जमीन को और बढ़ाएगी क्योंकि उसका इरादा मैजिकल बीस्ट को पालने का है। बुलसम समझाती है कि उस जमीन पर वेजिटेबल्स भी उगाए जा सकते हैं जिसे बलेरी अपने बीस्ट की मदद से लोगों तक पहुंचा सकती है। लेकिन रीस को लगता है कि बीस्ट कभी भी ह्यूमंस की बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो नॉर्मल हॉर्स का इस्तेमाल करने का सुझाव देती है। लेकिन बरेली समझाती है कि हॉर्स बहुत ही महंगे होते हैं और उसका मानना है कि मैजिकल बीस्ट को भी टेम किया जा सकता है। फियो को ये विचार अच्छा लगता है, लेकिन वो समझाता है कि जमीन खरीदना बहुत ही महंगा है और लड़कियां उसका खर्चा नहीं उठा सकती, इसलिए वो अपनी तरफ से मदद करने का सुझाव देता है। वो कहता है कि वो उस जमीन को खरीद लेगा और लड़कियां उसे अर्निंग का हिस्सा देकर धीरे धीरे उससे कर्ज चुका सकती है। सबको ये विचार बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद लड़कियां उस जमीन पर प्लोविंग करने लगती है और फियो सुझाव देता है कि यहाँ पर ऐसे वेजिटेबल्स उगाए जो इस इलाके में आसानी से नहीं मिलते। वो ये भी समझाता है कि वो अपने मैजिक से उनकी मदद कर सकता है, लेकिन ब्लूसम इनकार कर देती है और वो कहती है कि उस पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। ये कहती है कि वो अपने स्पेल से मदद कर सकती है, लेकिन ब्लूसम समझाती है कि वेजिटेबल्स तभी स्वादिष्ट लगते हैं जबकि वो नेचुरल उगाए गए हों, इसलिए वो बिना मैजिक के ही उसे नेचुरल करना चाहती है। इस दौरान बलेना हिया के मैजिक को देखने की इच्छा करती है और ये राज खोलती है कि वो एक मैजिक एकेडमी में इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रही है। वो फियो का धन्यवाद करती है, उसे बेसिक सी
सिखाने के लिए, जो उसके लिए बहुत ही उपयोग साबित हुई। बेलेना बताती कि वो भी नए स्पेल सीख रही है और उसने समझा कि मैजिक का इस्तेमाल जिंदगी को आसान बनाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए वो ब्लूसम से विनती करती कि हिया को उसका स्पेल इस्तेमाल करने दे। फियो सुझाव देता है कि खेत के एक छोटे हिस्से पर मैजिक का उपयोग करके देखे, ताकि पता चल सके कि उसे वेजिटेबल के स्वाद पर कोई असर पड़ता है या नहीं। ब्लूसम इस विचार से बहुत ही सहमत होती है, इसलिए फियो अपनी मैजिक से पौधों को उगाने में मदद करता है। फियो ये भी बताता है कि उसका इरादा अपनी स्टोर खोलने का है और रिस उससे वादा करती कि वो उसका पूरा साथ देगी। वो कहती कि वो अपने दोस्तों को भी उसकी गुड्स खरीदने के लिए बुला लेगी। फियो ये राज खोलता है कि उसने एक जेम स्टोन पाया और उसे एक रिंग बनाई, जिसे वो चाहता है कि रिस के वेडिंग रिंग के रूप में उसे कंसीडर करे, और इस बात से रिस बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद हम हीरो को एक डंजन में देखते हैं, जो कि समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो वहाँ पर कैसे आ गया। सुया पूछता है कि शायद से उन्हें एक्सक्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन हीरो नहीं मानना चाहता और किसी भी तरह से भागने की सोचता है। दूसरी तरफ हम बेलारोसा को एक ब्लैक ड्रेस में देखते हैं, जहाँ इल्यूमिनस उसकी मैजिक के लिए बधाई देती है। गाल उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि वो उसकी वाइफ बनने वाली है। डीमंस वादा करते हैं कि वो दुनिया को जीत कर उसे वेडिंग गिफ्ट के रूप में पेश करेंगे। बेलारोसा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गाल उससे अपना प्यार जताता है और उसे किस करने वाला होता है कि तभी बेलारोसा एकदम से उठ जाती है। वो समझने की कोशिश कर रही होती है कि उसे बार बार उसकी याद क्यों आ रही है। अगले दिन रिस देखती है कि बेलारोसा थोड़ा बीमार लग रही है। बेलारोसा समझाती कि उसे एक नाइटमेयर आ गया था, लेकिन रिस को लगता है कि वो लव में है, जिस पर बेलारोसा इसे बहुत ही जोर से झुठलाती है। लेकिन सब लड़कियां ये सुन लेती है और सोचती है कि वो गाल से प्यार करती है। वो कहती है कि गाल तो उसे मारना चाहता है क्योंकि उनकी पहली मुलाकात में उसे धमकाया था, लेकिन सबको लगता है कि गाल उसे पसंद करता है और कहते हैं कि शायद से वो भी फियो और रिस की तरह रेस बैरियर को पार कर सके। लड़कियां रिस से पूछती कि उसे फियो में क्या पसंद है। रिस हंसकर समझाती है कि फियो की नेवी और सीधी सादी शख्सियत उसे बहुत ही पसंद आती है और उसके साथ वो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करती है। फियो ये सब सुन लेता है और शर्मा जाता है। तभी अचानक एक अलार्म बजने लगता है और सिस्टम उसको सूचित करता है कि एक डीमन टाउन में आ चुका है। सब ये देखकर चिंतित हो जाते हैं कि विलेजर्स खतरे में, इसलिए वो तुरंत आसपास देखने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ और उसके एडवाइजर को साथ में देखते हैं। एडवाइजर्स उन्हें बताते हैं कि फियो ने उन्हें गोल्ड कॉइन दिए हैं, जो कि कैसल में जारी किया जा सके। एलिजाबेथ को ये मालूम होता है कि ये कॉइन्स अब तक पब्लिक तक नहीं पहुंचे। एक एडवाइजर्स उसे याद दिलाता है कि उन्होंने बनाजा को भी ऐसे गोल्ड कॉइन दिए थे और शायद से वो भी फियो के रूप में भेष बदल कर घूम रहा है। एलिजाबेथ को इस बात का एहसास होता है कि शायद से इसी वजह से फियो ने किंगडम के लिए लड़ने से मना कर दिया। वो सोचती कि अब उन्हें फियो के साथ अपनी गलती सुधारनी होगी और उसका भरोसा जीतना होगा। तभी एक नाइट अचानक से एलिजाबेथ को सूचित करता है कि हीरो सुआ के साथ भाग गया। ये सुनकर एलिजाबेथ अपने सिपाहियों को उन्हें ढूंढने का आदेश देती है। सिपाही वुड्स में तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि हीरो एक बस के पीछे छुपा हुआ होता है और हिया को दोष दे रहा होता है कि उसे एक क्रिमिनल बना दिया। सुआ उसे याद दिलाता है कि वो नेगेटिव है और लेकिन हीरो समझाता है कि उसने कुछ चोरी नहीं की। तब सुआ उसे याद दिलाता है कि उसने ट्रेजरी से एक बॉटमलेस बैग लिया था। हीरोज इस बात को हल्के में लेते और कहते हैं कि उन्हें अपनी ड्यूटी से निभाने के लिए ये रिवॉर्ड मिला था। हीरो बैग के अंदर देखने लगता है, लेकिन उसे सोना नहीं मिलता। उसे एक ट्रेजर चेस्ट नजर आता है, जो उसे लगता है कि कोई महंगा सामान होगा, लेकिन जब उसे वो खोलता है तो अंदर एक मैजिक शोवेल निकलती है। तभी नाइट्स उसकी आवाज सुनकर उस बुश के पीछे देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पता चलता है कि हीरो ने उस शोवेल में एक पल में जमीन में गहरा गड्ढा खोद दिया था, लेकिन अब समस्या ये है कि वो वापस ऊपर कैसे आएंगे। इसके बाद हम डीमन लॉर्ड्स कैसल में गाल को इल्यूमिनास के साथ देखते हैं। इल्यूमिनास समझाते कि उन्हें अब तक फेजेल के ग्रुप का पता नहीं चला, इसलिए उसे लगता है कि वो किंगडम छोड़कर चले गए हैं। लेकिन गाल इस बात को नहीं मानता है और वो समझाता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि फजेल सिर्फ उन जगहों पर टेलीपोर्ट हो सकता है जहाँ वो पहले जा सकता है, लेकिन फियो सिर्फ उन्हीं जगहों पर टेलीपोर्ट हो सकता है जहाँ पर वो पहले जा चुका है। उसके अनुसार फियो कभी भी किंगडम से बाहर नहीं गया जब से उसे समन किया गया है। इल्यूमिनास सुझाव देता है कि गाल को इन्वेजन पर ध्यान देना चाहिए और कैसल पर कब्जा कर लेना चाहिए, लेकिन गाल समझाता है कि फियो प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उसे ढूंढना बेहद ही जरूरी है। इल्यूमिनास बताते कि उसने उन डीमंस को संभाल रखा है जो गाल पर शक कर रहे हैं। गाल उसका धन्यवाद करता है और वो कहता है कि वो जीत के लिए अपने लोगों की कुर्बानी नहीं देना चाहता है। तभी हम एक डीमन फुफेन को देखते हैं, जो कि ये सब बातें सुन लेती है और तुरंत वो ये सारी बात गाल के भाई उरेगर को बताती है। उरेगर को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि गाल एक ह्यूमन को डीमन आर्मी में शामिल करना चाहता है। उसकी नजर में एक डीमन लॉर्ड का फर्ज है कि वो ह्यूमंस को कुचल दे, इसलिए उसे समझ में नहीं आता कि गाल उससे दोस्ती क्यों करना चाहता है। इस गुस्से में यूरिगर थ्रोन को छीनकर किंगडम में तबाह करने की योजना बनाता है। फिर से टाउन में लौट आते, जहाँ पर फियो इस बात को लेकर चिंतित होता है कि कुछ हुआ या फिर नहीं। उसे पता चलता है कि एक डीमन टाउन में घुस गया, लेकिन अब सब कुछ शांत है। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ती, जो कि अपनी स्टोर को बंद कर रही है। महिला बताती कि उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि डीमंस ने उसके ट्रेड रूट को तबाह कर दिया है। रीस समझाती कि वॉर के असर विलेजर्स पर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। तभी बेलारोसा उनके पास आती है और वो कहती कि वो उन्हें ट्रीट करना चाहती है। रीस को हैरानी होती है कि अचानक से ऐसा क्यों, तो बेलारोसा समझाती है कि उसका एडवेंचर रैंक बढ़ गया और वो उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती है। लेकिन तभी एक आदमी भागते हुए आता है और वो बताता है कि एक डीमन जिसे बहुत ही शक्तिशाली मैजिक आता है वो टाउन के करीब है। बेलारोसा तुरंत लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन रीस उसको रोक लेती है। तभी सब देखते हैं कि गाल उनकी तरफ आ रहा है और समझते हैं कि उसी ने अलार्म ट्रिगर किया था। सबके चेहरे पर चिंता दिखने लगते हैं, क्योंकि गाल के इरादों को लेकर सभी अशांत हैं।
वे गाल के साथ खाना खाने का फैसला करते हैं। गाल बेलारोसा से कहते हैं कि उसे दोबारा देखकर बहुत ही खुशी हुई, लेकिन बेलारोसा ये सुनते ही घबरा जाती है और वो समझ जाती है कि उसका सपना एक प्रीमोनिशन था। गाल समझाता है कि उसे ह्यूमन का खाना बहुत ही पसंद आता है क्योंकि वो डीमन के बनाए गए खाने से बहुत ही अच्छा लगता है। वो ये भी बताते हैं कि वो यहाँ पर बस कुछ इंटेल इकट्ठा करने के लिए आया है और फियो से उसके साथ मिलने की गुजारिश करता है, लेकिन बेलारोसा नाराज हो जाती है और वो सोचती है कि गाल उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आया है। गाल समझाता है कि डीमंस ह्यूमंस के लिए एक ट्रीट है। फियो समझाता है कि ओरिस के साथ शांति से रह रहा है, लेकिन हिया उसे एक टॉक्सिक पदार्थ के बारे में बताती है जिसे मैलिकम कहते हैं। वो कहती है कि सभी डीमंस में ये होता है, लेकिन सभी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पदार्थ ह्यूमन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, जो कि डीमन इसे कंट्रोल नहीं कर सकते और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसे छोड़ते जहाँ भी वो जाते, इसलिए वे ह्यूमंस के आसपास नहीं रह सकते। लेकिन रीस फियो को तसल्ली दिलाते कि उनके पेट डीमन को कंट्रोल कर सकते, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। गाल ये भी समझाता है कि डीमंस अपनी नेचर से हिंसा प्रिय होते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि वो दोबारा मिलेंगे। फियो ये देखकर समझ जाता है कि ह्यूमंस और डीमंस साथ नहीं रह सकते। उसके मन में उदासी छा जाती है और ओरिस को गले लगा लेता है। कहता है कि उसे कुछ देर तक ऐसे ही पकड़ कर रहने दो। फिर हम सुआ को देखते हैं जो कि जमीन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही अटक जाती है। हीरो उसी वक्त ध्यान भटकाने से फिर से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम फियो और उसके दोस्तों को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। सभी को खाना बहुत ही पसंद आता है और वे समझते हैं कि रीस का खाना बहुत ही शानदार है। रीस समझाती है कि उसकी टीचर मेलेनो ने उसे खाना बनाना सिखाया है और कहती है कि उसने उसे कुछ दिन पहले ही देखा था। फिर हम देखते हैं कि रीस मेलेनो से मिलने जाती है और उसका धन्यवाद करती है। वो कहती है कि उसकी गार्डियंस की वजह से वे अपने पति का दिल जीत पाई। मेलेनो उसे बधाई देती है और तय करती है कि वो उसे फैमिली मील्स बनाना सिखाएगी। इसे अपनी तरफ से प्रेजेंट समझकर रीस ये भी बताती है कि मेलेनो ने उसे बच्चों के लिए भी खाना बनाना सिखाया है। सब लड़कियां ये सुनकर सोचती कि ये कितना यूजफुल है और मजाक में ही कहती कि शायद रीस और फियो को एक दिन बच्चा हो सकता है। तभी अचानक कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और फियो देखता है कि वो एलिजाबेथ आई है और वो तुरंत कहता है कि हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। लेकिन एलिजाबेथ बताती है कि वो यहाँ पर सिर्फ माफी मांगने के लिए आई है और उसे बनाजा बुलाती है। फियो को हैरानी होती है कि एलिजाबेथ को उसकी असली पहचान कैसे पता लग गई। फियो उसे घर के अंदर बुला लेता है और बेलारोसा एलिजाबेथ को टी देती है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है सिर्फ फियो से। लेकिन रीस मना कर देती है जाने से और फियो उसका साथ देता है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि जब तक रीस उसके साथ है तभी वो बात करेगा। एलिजाबेथ थोड़ा सोचती है और फिर राजी हो जाती। बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। एलिजाबेथ फियो से किंगडम की तरफ से माफी मांगती है, ये मानकर कि उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया था और उसे फॉरेस्ट में भेज दिया गया था। फियो चुपचाप उसकी बात को सुनता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं होता है। फियो एलिजाबेथ से कहता है कि उसकी माफी से कुछ नहीं बदलने वाला है और वो पूछते है कि उसे क्या चाहिए। तब एलिजाबेथ उसे एक मैप दिखाती जिसमें उसकी सेनाओं का लोकेशन दिख रहा होता है। वो समझाती कि प्यूरिफिकेशन स्पेल खत्म होने वाला है और डार्क आर्मी अपना हमला शुरू करेगी, लेकिन किंगडम के मेजर्स भी अभी ठीक नहीं हुए और नाइट्स अकेले सिविलियंस को डीमन से नहीं बचा सकती, इसलिए वो फियो से मदद की गुजारिश करती है। लेकिन रीस एलिजाबेथ को सेल्फिश कहकर धमकाती है और उसे याद दिलाती है कि फियो युद्ध में घसीटना नहीं चाहता। एलिजाबेथ समझाती है कि किंग अब जागने वाले और उसने तय किया कि वो फियो को गिरफ्तार करने के लिए सेना भेजेगा। सोचता है कि वो डीमंस के साथ कंस्पायर कर रहा है, लेकिन एलिजाबेथ बताती है कि वो फियो को बचा सकती है। कहती है कि वो किंग को सजा दे सकती है जो उसने असली हीरो की बेइज्जती की ताकि वो उसकी जगह रूल कर सके। लेकिन उसे पता है कि फियो ने पहले ही किंगडम को बचा लिया है, इसलिए उसे ये साबित करना होगा कि आर्मी को वो संभाल सकती है। रीस सोचती है कि एलिजाबेथ बस फियो का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन फियो समझ जाता है कि एलिजाबेथ बस ये चाहती है कि वो डार्क आर्मी से ना मिले। फियो उससे पूछते है कि उसने अपनी सेनाओं का लोकेशन क्यों दिखाया। सोचता है कि ये तो बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन है। एलिजाबेथ समझाती है कि उसे फियो पर पूरा ट्रस्ट है, उसे सिविलियंस को बचाने की बैक करती है। तब हम देखते हैं कि कुछ एडवेंचरस हीरो को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उनका नाम वांटेड लिस्ट पर है। हीरो उनसे छुपा हुआ है, पर सुआ उसे कहती है कि उसे भूख लगी है, इसलिए हीरो उसे खाना दे देता है और वो खुश होकर खाती है। हीरो ये सोचता है कि सुआ अब तक उसका पीछा क्यों कर रही है, लेकिन सुआ कहती है कि उसे हीरो कूल लगता है, जानकर कि वो अकेला भाग सकता था, लेकिन उसने सुआ को छोड़ा नहीं। तभी एक स्पाइडर उनकी तरफ आता है और अपने वेब से तुरंत अटैक कर देता है। फोथिन वहाँ पर पहुंचती है और कहती है कि उन दोनों को सेक्रीफाइस के रूप में इस्तेमाल करेगी। उसी समय हम देखते हैं कि फियो अपने कमरे में रीस से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि उसे फाइटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो ये भी नहीं चाहता है कि सिविलियंस की जान चली जाए, और वो ये भी कहता है कि वो चाहता है कि सभी खुश रहें। रीस उसे वादा करती है कि वो उसका साथ देगी और जितना हो सके मदद करेगी। अगले दिन डार्क आर्मी आगे बढ़ती, इसलिए सभी लोगों को एविक्यूएट किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक लड़की वुड से निकलकर भटक रही होती है और गोब्लिन्स उसे मारने वाला होता ही है कि तभी रीस उस लड़की को बचा लेती है और फियो एक बैरियर बनाता है और लड़की से कहता है कि वो तुरंत भाग जाए। रीस ये सोचती है कि फियो बिना किसी कंपनसेशन के ये सब क्यों कर रहा है। फियो समझाता है कि वो नहीं चाहता कि डीमंस ये समझे कि ह्यूमंस ने उसे पैसे देकर बुलाया है। तभी एक डीमन आकर पूछते है कि रीस ह्यूमंस की मदद क्यों कर रही है। फियो बहुत ही गुस्से में जवाब देता है कि वो विलेज के प्रोटेक्टर्स हैं और अगर डीमंस ने सिविलियंस पर हमला किया तो वो बिना किसी मर्सी के लड़ेगा। रीस बताती है कि बैरियर तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन तभी अचानक से एक साइक्लोप्स आ जाता है और फियो को चेतावनी देती है कि वो डार्क आर्मी के सबसे शक्तिशाली ट्राइब्स हैं। साइक्लोप्स वीडियो का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उनका लीडर बेकार है। रीस समझ जाती है कि वो उसके भाई की बात कर रहा है, इसलिए वो गुस्से
गुस्से से धधक उठती और उसे लड़ने का फैसला करती है। रीस की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक ठंडक भी होती है, जैसे वो ये लड़ाई की तैयारी पहले से ही कर रही हो। फियो उसे रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है कि उसे मारना मत, बस हरा दो। रीस बैरियर से बाहर निकल जाती है और साइक्लोप्स तुरंत उस पर हमला करता है, लेकिन रीस फुर्ती से बच जाती है और उसे काट लेती है। साइक्लोप्स हंसता है और वो कहता है कि उसके हमले बेकार है, क्योंकि उसे लगता है कि रीस कमजोर है। पर रीस एक ठंडे और तीखे अंदाज में समझाती है कि वो जानबूझकर अपनी ताकत को रोक रही है, क्योंकि फियो ने मना किया है। फिर वो हवा में उछलकर अपनी स्किल का इस्तेमाल करके साइक्लोप्स की जगह बदल लेती है, जिसे साइक्लोप्स चौंक जाता है। साइक्लोप्स को लगता है कि इतना सब बेकार है और वो गुस्से में अपनी हथियार रीस पर फेंकती है, लेकिन रीस फिर से अपनी स्किल का इस्तेमाल करके जगह बदल लेती है और उसका हथियार उसी के सर पर लगता है। इससे साइक्लोप्स के साथ उसके साथी के चेहरे पर भी डर दिखाई देने लगता है। रीस पेड़ों का इस्तेमाल करके उसे बार बार घायल करती है, इतने सफाई से कि साइक्लोप्स समझ नहीं पा रहे होते कि अगला बार कहां से आएगा। गुस्से में साइक्लोप्स अपने साथियों को चिल्लाता है कि उसे खत्म कर दो, लेकिन फियो अपनी पावर्स को दिखाता है और सभी को रोक लेता है। ठंडे लेकिन मजबूत लहजे में कहता है कि लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। फिर साइक्लोप्स को ठीक करता है और उसे वापस लौटने को कहता है। साइक्लोप्स हैरान होकर पूछता है कि आखिर फियो ये कौन है जिसका जिक्र रीस ने किया था। फियो मुस्कुराता है और बताता है कि वो बस एक इंसान है जो कि डीमन के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। अपनी बात को मजबूत करने के लिए वो अपनी पावर्स को दिखाता है और सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। साइक्लोप्स और उसके साथी समझ जाते हैं कि लड़ना समझदारी नहीं है, इसलिए वो सभी वापस चले जाते हैं। रीस फियो से कहता है कि उनकी ट्रेनिंग रंग लाई और वो फिर फियो को हल्की से मुस्कान देता है। हमें पता चलता है कि रीस ने उसे सिखाया था कि डीमंस को कैसे हराते हैं बिना लड़े, लेकिन रीस अब भी चिंता में और वो सोचते हैं क्या इतने काफी है उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि वो वापस जाएंगे जब उन्हें हमला करने का आदेश मिलेगा। रीस सोचती है कि फियो को उन्हें सबक सिखाना चाहिए था, लेकिन फियो अपने अंदाज में समझाता है कि वो नहीं चाहता कि डीमंस इंसानों से नफरत करे और उसका मकसद सिर्फ आम बनना है। तभी कुछ नागरिक आकर फियो का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने उनका शहर बचा लिया, लेकिन वो रीस को लेकर चिंतित होते हैं। लेकिन फियो उन्हें बताता है कि वो उसके साथ है और वो नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। फियो बताता है कि ये सब प्रिंसेस के आदेश पर हो रहा है और जैसे ही नागरिक ये सुनते हैं वो सब उससे प्रभावित होकर उसकी तारीफ करते हैं। प्रिंसेस की छवि और मजबूत हो जाती है। फिर हम एलिजाबेथ की तरफ चलते हैं, जहाँ पर एक नाइट उसे सूचना देता है कि एक मिस्टीरियस एडवेंचर डीमन को भगा रहा है। नाइट बताता है कि उसके साथ एक भेड़िया भी, और सभी को बोल रहा है कि उसे प्रिंसेस ने भेजा है। एलिजाबेथ को समझ में आ जाता है कि ये सब फियो कर रहा है और वो हैरान हो जाती है और थोड़ा शर्मा भी जाती है। उसे लगता है कि उसे इस उपकार का बदला चुकाना चाहिए, क्योंकि फियो ने उसकी प्रजा के लिए बहुत ही कुछ किया है। दूसरी तरफ गाल फियो को देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि यूरिगर बिना आदेश के ही कुछ कर रहा है, जो कि उसे थोड़ा असहज महसूस होता है। जिरेंडल उसे बताता है कि यूरिगर ने सिंहासन अपने कब्जे में कर लिया है और सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है। फिर हम यूरिगर को डीमन लॉर्ड के महल में देखते हैं, जहाँ वो फुफिन से पूछते कि तैयारी पूरी हो गई क्या। फुफिन बहुत ही मुस्कुराकर बताती कि उन्होंने 2 इंसान को पकड़ लिया जिसे वो बलि देने के लिए चढ़ाने जा सकते हैं। उसे पता चलता है कि गाल बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन उसे लगता है कि वो यूरिगर से नहीं जीत पाएगा, क्योंकि विधि के बाद यूरिगर को एक इविल गॉड की शक्ति मिलने वाली है। महल के अंदर एक अजीब सी शांति होती, जैसे एक बहुत ही बड़ी तबाही आने वाली है। इल्यूमिनस डार्क आर्मी के चुनिंदा सदस्यों से बहस कर रही होती है, क्योंकि वो सब गाल और यूरिगर के बीच होने वाली लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि गाल उनका लीडर बनने के लायक नहीं है, क्योंकि वो महल से दूर इंसानों के साथ समय बिता रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि गाल आक्रमण को लेकर इतना गंभीर नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए। एलाइट डीमन के चेहरे पर एक नाराजगी दिखाई देती, जैसे कि उनका विश्वास कम हो रहा हो। उनमें से एक, जिसका नाम स्लिप होता है, वो कहता है कि गाल ही एकमात्र व्यक्ति है जो डीमन लॉर्ड बनने के लायक है, लेकिन उसे अपनी शक्ति को साबित करनी होगी, क्योंकि सब उस पर शक करने लगे। स्लिप के शब्दों में एक दर्द है, जैसे वो सच में चाहता हो कि गाल वापस आए और सभी को गलत साबित करे। इल्यूमिनस और बाकी सभी यूरिगर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसे सिंहासन चाहिए तो उसे गाल को हराना होगा, लेकिन फुफिन सुनिश्चित करती है कि यूरिगर ही जीतेगा, इसलिए सभी को मना करते हैं कि उसे युद्ध में हस्तक्षेप ना करें। इल्यूमिनस उसे गुस्से से गद्दार बोलती है और यूरिगर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पंजे टकराकर टूट जाते हैं और यूरिगर बिना किसी मेहनत के उसे दूर उछाल देती है। उसकी ताकत को देखकर सब डीमन सदस्य के लोग एक पल के लिए चौंक जाते हैं। फुफिन इल्यूमिनस को खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से ग्रेल वहाँ पर आ जाता है और सभी को बचाकर ले जाता है। महल के अंदर एक पल के लिए बहुत ही सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी गाल प्रवेश करता है। उसकी आंखों में एक ठंडक है, लेकिन उसकी चाल में अभी भी राष्ट्रीय शान दिखाई दे रही है। यूरिगर तुरंत उसे युद्ध की चुनौती देती है, लेकिन गाल उसके लिए बेकार समझता है और ठंडे स्वर में मना कर देता है। उसके इस बर्ताव से सभी को बहुत ही अजीब महसूस होने लगता है। यूरिगर एक तीखे अंदाज में समझाता है कि उसके सैनिक सोचते हैं कि गाल अब डीमन लॉर्ड बनने के लायक नहीं है, क्योंकि वो अक्सर इंसानों के साथ देखा जाता है। उन्हें लगता है कि गाल ने उनका विश्वास तोड़ दिया और अब उनका नेता नहीं बन सकता। यूरिगर के शब्दों से सभी डीमन सैनिक के चेहरे पर एक सहमति दिखाई देने लगती है। गाल सबसे सीधा सवाल करता है कि उन्हें लगता है कि यूरिगर का तरीका सही है, क्योंकि उसने बिना अनुमति के किंगडम पर हमला करवा दिया। लेकिन सभी इलाइट डीमन चुप रहते, जैसे कि अपनी नजरें छुपा रहे हो। गाल के चेहरे पर एक निराशा दिखाई देती, जैसे उसे पहले जवाब की उम्मीद थी। तभी गाल डीमन रिंग को सक्रिय कर लेता और सभी को लगता है कि अब युद्ध होगा, लेकिन सबको हैरान करते हुए अपनी रिंग को निकालकर यूरिगर को दे देता है। वो ठंडे लेकिन मजबूत लहजे में कहता है
कि अब डीमन लॉर्ड बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता क्योंकि उसके सैनिक उससे खुश नहीं है। उसके इस फैसले से डीमन सदस्य एक पल के लिए सन्न रह जाते जैसे कि उनका पूरा सपना ही टूट गया हो। लेकिन यूरिगर को लगता है कि गाल उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो गुस्से से कहता है कि उसे एक असली मर्द की तरह लड़ना चाहिए। इस पर गाल बिना किसी झिझक के उसे जोर से लात मारता है और यूरिगर अपने संतुलन को खो देता है और सीधा एक गहरी खाई के नीचे गिर जाता है। महल के अंदर सभी डीमंस चुपचाप देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी मिली जुली भावना है, डर और सम्मान का संगम। गाल इल्यूमिनस को समझाता है कि उसने ये सब उसके लिए किया, फिर वो महल छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हीरो सुआ के साथ भागने के तरीके सोच रहा होता है। थोड़े समय के बाद गाल और इल्यूमिनस फियो से मिलते और अपनी हालत समझाते हैं और थोड़े शर्मिंदा होते हुए कहते हैं कि अब उनके पास पैसे नहीं बचे और उनका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो फियो के घर रुक सकते हैं क्या। फियो थोड़ा हिचकिचाता है और वो कहता है कि उससे बाकी सबसे बात करनी होगी। तभी बेलारोसा वहाँ पर आ जाती है और गाल को देखकर उसका चेहरा झट पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि गाल उनके साथ ही, इसलिए वो थोड़ी डरी हुई लगती है। फियो लड़कियों से उनका विचार पूछता है और सभी एक कमरे में इकट्ठा होती हैं। गाल उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है कि अब वो डीमन लॉर्ड नहीं रहा, अब वो डीमन इलाके में नहीं रह सकता। वो बताता है कि फियो उसका एकमात्र दोस्त है जो कि इंसानों के बीच है, इसलिए उसने उससे मदद मांगने का फैसला किया। वो वादा करता है कि अब उन्हें कोई भी खतरा नहीं होगा और वो कहता है कि अब वो उनका दुश्मन नहीं रहा। लेकिन रीस को यकीन नहीं होता कि वो सच में अब बिल्कुल कंगाल हो चुका है। तब इल्यूमिनास समझाती कि गाल ने अपने सभी पैसे उन सोल्जर्स को दे दी जो कि उनके प्रति वफादार थे, क्योंकि उन्होंने भी उसके साथ डार्क आर्मी को छोड़ दी जब उसने पद से रिजाइन किया। गाल को लगता था कि अब वो इस लायक नहीं है, लेकिन इल्यूमिनास उसे भोला कहती है और समझाती है कि किसी वजह से डीमंस उस पर विश्वास करना छोड़ दिया। गाल फिर बताता है कि उसने अपने पिता का थ्रोन इसलिए छीन लिया था क्योंकि उसके तरीके से सही नहीं लगते थे, लेकिन जब उसके अपने ही लोग उसका साथ छोड़ने लगे तो उसे लगा कि उसे पद छोड़ देना चाहिए। फियो सब लड़कियों से पूछते कि गाल उनके साथ रह सकता है। वो थोड़ा सोचने के बाद बोल देती है, लेकिन बेलारोसा उन्हें याद दिलाती कि गाल पहले डीमन लॉर्ड था। इस पर इस हंसी में बोलते हैं कि अब तो एक निर्धन और निरस व्यक्ति है। साई भी बेलारोसा को समझाता है कि उसे गाल को रुकने देना चाहिए, इसलिए आखिरकार वो मान जाती है। थोड़े समय के बाद गाल और फियो अकेले होते हैं और फियो उसे अपने काम के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो भी एडवेंचरस के लिए इक्विपमेंट बनाता है। गाल एक शील्ड देखकर तुरंत पहचान जाता है कि वो ड्रैगन के सेल से बनी हुई है और उसे समझ में आता है कि ये तो उसी के सोल्जर्स की होनी चाहिए। लेकिन वो फियो से नाराज नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि उसके सोल्जर्स पहले अटैक कर चुके थे। गाल महल से दूर होते हुए भी अपने मन में कोई दिक्कत नहीं रखते, जैसे कि उसने सब कुछ पहले ही मान लिया हो। गाल उस शील्ड को देखकर समझ जाता है कि उस पर कोई तरह का मैजिक लेयर है। फियो हंसते हुए समझाता है कि ड्रैगन सेल्स की वजह से हो रहा है क्योंकि ये ऐसी पावर रखती है जो कि मैजिक को स्टोर कर सकती है। गाल को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन फियो कहते हैं कि ये बस एडवेंचर्स के लिए बनाए गए हैं। इल्यूमिनस थोड़ा दूर से सब कुछ देख रही होती है और वो सोचती है कि गाल इंसानों के साथ इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है। उसे लगता है कि गाल अपनी ही जाति के लोगों के साथ इतना खुश कभी नहीं दिखाई दिया। उसी शाम सब लड़कियां सो रही होती है, लेकिन बेलारोसा अब भी जाग रही होती है। उसके चेहरे पर अब भी थोड़ा डर और बेचैनी दिखाई देता है। तभी रिस उसे एक गर्म चाय देती है और हंसकर कहती है कि उसे पता है कि अब वो ठीक से सोई होगी। बेलारोसा थोड़ा हैरान होती है, लेकिन चाय का कप लेकर पीने लगती है जैसे उसकी सारी थकान धीरे धीरे दूर हो रही हो। घर के अंदर एक अजीब से शांति, लेकिन सभी के दिल में एक नई शुरुआत की उम्मीद भी होती है। फियो बेलारोसा से पूछता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके लिए गाल को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। फियो उसे समझाता है कि वो अपनी अब की जिंदगी से खुश है क्योंकि सभी अपनी मर्जी से जी रहे हैं और उन्हें जो चाहिए वो सब कुछ उनके पास है। वो कहता है कि सभी एक दूसरे के साथ सुख शांति से रह रहे हैं, लेकिन बेलारोसा को लग रहा है कि वो इस घर में ठीक नहीं बैठ रही क्योंकि उसके पास सबको देने के लिए कुछ खास नहीं है। साथ ही उसके लिए डीमंस को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल है। वो चुपचाप बताती है कि उसने बहुत से नाइट्स को डीमन के साथ तकलीफ उठाते हुए देखा है, इसलिए उसे गाल के साथ रहने से अजीब लगता है। लेकिन फियो उसे समझाता है कि इंसानों को डीमन से नफरत करना एक नेचुरल बात है। उसे लगता है कि गाल सच में खतरे में नहीं है, बल्कि वो उन सब पर नजर रख रहा है क्योंकि उसे पता है कि डीमंस और इंसान दोनों एक दूसरे के लिए खतरा है। लेकिन फियो को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास छुपने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बेलारोसा को समझाता है कि उसे अपने जज्बात को दबाने की जरूरत नहीं है और उसे गाल के साथ अच्छा नहीं लगता तो बस वो अपनी फीलिंग खुलकर बोल सकती है। इस पर इस मुस्कुराकर याद दिलाती कि वो भी कभी डार्क आर्मी का हिस्सा थी और उसने तो बेलारोसा को मारने की कोशिश भी की थी। वो पूछती है कि अगर ऐसा है तो बेलारोसा इतनी आसानी से उसे कैसे मिलती। बेलारोसा थोड़ा शर्माते हुए कहती कि रिस तो हमेशा से इतनी हंसी मजाक करती रहती है कि उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। रिस हंसी में कहती है कि बेलारोसा बिल्कुल भी बेकार नहीं है। उसे याद दिलाती कि उसने उसे बेक करना सिखाया था। सब लोग रिस के बनाए गए कुकीज को देखती और फियो को भी उनका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। अगले दिन बेलारोसा गाल और इल्यूमिनस से बात कर रही होती है और उन्हें धमकी देती है कि अगर उन्होंने इंसानों पर हमला किया तो उन्हें बर्बाद कर देगी। गाल समझ जाता है कि बेलारोसा उन पर नजर रखी हुई है और वो दोस्ती के साथ हाथ बटाता है, लेकिन बेलारोसा हाथ मिलाने से मना कर देती है। वो कहती है कि अभी उस पर विश्वास नहीं करती है और इसलिए साहिब के साथ शिकार पर निकल जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि हीरो किसी तरह सुया के साथ वहाँ से निकलने के सफल हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि वापिस शहर जाकर ट्रेजरी से छुपाए हुए जेम्स बेच देगा ताकि कुछ पैसे मिल सके, लेकिन सुआ उसे याद दिलाती
है कि अब वो एक वांटेड है, इसलिए हीरो समझता है कि सब बेचकर वो किंगडम छोड़ने का प्लान बना रहा है। दूसरी तरफ यूरिगर गुस्से में देखता है क्योंकि डार्क आर्मी लगातार हार रही होती है। फुफेन उसे बताती है कि इंसानों के बिछाए गए हुए ट्रैप्स की वजह से उनका आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन यूरिगर गुस्से में चिल्लाता है और वो कहते हैं कि डार्क आर्मी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। वो सजेस्ट करते हैं कि अपनी संख्या के बल पर वो एक ट्रैप को छोड़ सकते हैं, लेकिन डार्क आर्मी के कुछ इलाइट डीमन उनके प्लान से सहमत नहीं है। उन्हें लगता है कि यूरिगर के पास कोई ठीक स्ट्रेटजी नहीं है और वो बस गुस्से में आकर फैसला ले रही है। उनमें से कुछ सोचते हैं कि गल उससे कुछ ज्यादा समझदार और अच्छा नेता था। उनका विश्वास यूरिगर से हिलता दिखाई देता है और डार्क आर्मी के अंदर एक अलग ही तनाव पैदा हो जाता है। फुफेन सभी को तसल्ली देती है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि उसके पास एक अच्छा प्लान है। वो सबका मूड हल्का करने के लिए एक आउटिंग पर जाने का सुझाव देती है। गांव में रिस एक हॉट स्प्रिंग की ट्रिप पर जाती है और शॉपकीपर उसे सुझाव देता है कि वो अपने परिवार को भी साथ लेकर आ सकती है। इसलिए रिस सभी को लेकर जाने का फैसला करती है, लेकिन उसका मन थोड़ा खट्टा है क्योंकि उसकी असली इच्छा तो वो सिर्फ फियो के साथ वक्त अकेले बिताना चाहती है। फियो उसे हंसता हुआ कहता है कि उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो इस मौके का फायदा उठा सकती है काल को अच्छे से समझने के लिए। लड़कियां आपस में बात करते हुए बताती है कि उस जगह पर अलग अलग 7 हॉट स्प्रिंग है और उनमें से एक ऐसी है जो माँ बनाने का चांस बढ़ाती है। ये सुनकर रिस तय करती है कि उसी स्प्रिंग में जाएगी क्योंकि उसका सपना है उसका और फियो का एक बच्चा हो। वो सब एक शानदार से इन पर पहुंचते जहाँ पर एक स्टाफ बड़े इज्जत से उनका स्वागत करते हैं। रिस उनमें से एक से उस खास स्प्रिंग के बारे में पूछती है तो स्टाफ उसे बताता है कि वो बाहर है और उसे एक गाइड भी देता है और उसके लिए शुभकामनाएं भी देता है। लड़कियां ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही होती है, तभी ब्लॉसम एक अजीब से आदमी से टकरा जाती है जो कि असल में यूरिगर होता है, लेकिन फुफिन उसे शांत करती है और ब्लॉसम से कहती है कि बिना रुके आगे बढ़ते जाए। यूरिगर हैरान होता है कि फुफिन ने ब्लॉसम को क्यों जाने दिया, उसे कमजोर समझते हुए। फुफिन उसे याद दिलाती है कि उसका असली मकसद सभी का हौसला बढ़ाने का है, इसलिए वो चिल करने की सलाह देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ खास डीमन भी हॉट स्प्रिंग में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फुफिन उन सभी से कहते हैं कि वो सभी एक नेकलेस पहने जो कि उनकी शक्तियों को दबा कर रखेगा ताकि उनका असर दूसरों पर ना पड़े। गो और उसके साथी देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि तुरंत वो डार्क आर्मी से, इसलिए रिस उनसे कहती है कि चुपचाप छुप जाए क्योंकि उन्हें डर है कि ये डीमंस उनकी ट्रिप को खराब कर देंगे। लड़कियां अपने रूम में लौट आती जहाँ पर ब्लॉसम सभी से कहती कि इस ट्रिप का पूरा मजा लें। सब मिलकर अगले कदम के बारे में बात करते हैं और इस फियो को अपने साथ नहाने के लिए बुलाती है। यह भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन रिस उसे मना कर देती है। सोचती है कि ये उसका मौका है फियो के साथ अकेले वक्त बिताने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए। हिया निराश होकर नीचे रह जाती है और अपने अंदर की दुनिया में चली जाती है जहाँ उसे माइलेस दिखाई देती है। यहाँ पर पता चलता है कि हिया ने माइलेस की आत्मा को अपने कब्जे में रखा हुआ है। हिया उसे कहती है कि वो कुछ नया आजमाना चाहती है, लेकिन माइलेस उसे याद दिलाती है कि वो दोनों लड़कियां हैं, इसलिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तभी यह खुलासा करती है कि वो अपना रूप बदल सकती है, लेकिन माइलेस गुस्से में उसे मना कर देती है। अचानक हिया जाग जाती है और उसे समझ में आता है कि माइलेस ने उसे अपने अंदर की दुनिया से बाहर निकाल दिया है और वो ये सोच रही होती है कि माइलेस को कैसे मनाए। दूसरी तरफ रिस और फियो उस हॉट स्प्रिंग पर पहुंचते हैं जिसे रिस ढूंढ रही थी। नहाने के दौरान रिस उसे प्यार भरे अंदाज में कहती कि नहाने के बाद उसे थोड़ा लाड प्यार करे। फियो आराम से उसे बातें करते हुए कहते हैं कि उन्हें एक ट्रिप प्लान करना चाहिए क्योंकि अभी तक तो उनका हनीमून भी ठीक से नहीं हो पाया। ये सुनकर रिस थोड़ा मुस्कुराती है और वो सोचती है कि शायद ये सफर उतना बुरा भी नहीं है जितना उसने सोचा था। रिस अपने उदास होने की वजह समझाती है और कहती कि उसने इसलिए उदास महसूस किया क्योंकि वो फियो के साथ नहाना चाहती थी ताकि दोनों एक दूसरे के और करीब आ सके और शायद से उसका बच्चा भी हो सके। ये सुनकर फियो शर्मा जाता है और तुरंत वहाँ से लौटने के लिए फैसला करता है। दूसरी तरफ बलेरी एक कमरे में घुसी हुई होती है और तभी हिया उसे रोककर पूछती है कि उस जगह में ऐसा क्या खास बात है जो कि वहाँ जाना है। हिया बताती है कि वो बस ये समझाना चाहती है कि अपने साथी को कैसे अपना सके। बरेली थोड़ा हैरान होती है, लेकिन हिया उसके साथ जाने का फैसला करती है और वो सोचती है कि शायद से ये देखकर उसे कुछ नया सीखने को मिले। इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी की लड़कियां आपस में मस्ती कर रही होती है और सभी मजे में होते हैं। ब्लॉसम की नजर पड़ती है और बेलारोसा बार-बार गैल की तरफ देख रही होती है तो वो उसे छेड़ते हुए पूछती क्या उसे गाल पसंद है। बेलारोसा झट से हाँ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस उस पर नजर रखे हुए। तभी गाल उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो अपनी ड्रेस में कमाल की लग रही है। ये सुनकर इल्यूमिनास उसे रोक देती है और कहती है कि उस पर लाइन मारना बंद करें। तभी सीन बदल जाता है और हम यूरिगर और उसके साथियों को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठकर खाने की बुराई कर रहे होते हैं और उसे घटिया बताते हैं। उसका मन लगाने के लिए फूफी नाचना शुरू करते हैं, लेकिन यूरिगर ने उसे पप्पू बोलकर मना कर दिया। इसी बीच दो डीमंस आपस में लड़ने लगते हैं और उनमें से एक अपना नेकलेस गिरा देता है जो कि उनकी शक्तियों को दबाता है। इसी दौरान हीरो वहाँ पर पहुँचता है और सुकून की सांस लेता है और वो सोचता है कि वो डीमन से दूर है। उस सुआ को एक अनमोल रतन दिखाता है जो कि उसने डीमंस के खजाने से चुराया है, लेकिन अचानक से वो रतन उस गिरे हुए नेकलेस के पास आता है और मैलिकम सूंघने लगता है और धीरे धीरे उसकी चमक और बढ़ जाती है और तभी वो डीमंस जो लड़ रहे थे उनकी लड़ाई और भयंकर हो जाती है और फूफिन ये सब देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है। सुआ उसे पहचान जाती है और समझ जाती है कि यही है जिसने उसे कैद किया था। अचानक
अचानक से वो रतन हीरो से जुड़ जाता है और एक बहुत ही बड़े प्राणी में बदल जाता है। बेलेरोसा इल्यूमिनस से पूछती है क्या वो सच में चाहती है गाल फिर से डीमन लॉर्ड बने। इल्यूमिनस बिना झिझक की इस बात की तसल्ली देती है और वो सोचती है कि सिर्फ गाल ही डार्क आर्मी को सही से संभाल सकता है। बेलेरोसा को समझ में आता है कि इल्यूमिनस ने सिर्फ गाल के लिए ही डार्क आर्मी छोड़ दी और वो अंदर ही अंदर ये सोचती है कि शायद से इल्यूमिनस को उससे सच में प्यार है। तभी एक जोर का धमाका होता है और वो सब देखते हैं कि वो अंधेरा प्राणी पर हमला कर रहा है। सब लोग डर के मारे चीखने लगते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो सब खत्म है। लेकिन तभी अचानक से बिल्डिंग गिरना बंद हो जाती है और सभी हैरान हो जाते हैं जब देखते हैं कि फियो ने जादू से सभी को बचा लिया। फियो रिस से कहता है कि वो पता लगा कि ये सब क्या हो रहा है। सब ये देखकर समझ जाते हैं कि फियो ने सभी को बचा लिया। गाल समझाता है कि वो भी अंधेरा प्राणी है, वो असली में मैलिकम से बना और इल्यूमिनस तुरंत समझ जाती है कि सबके पीछे यूरिगार का हाथ है। अपनी एक खास कला का इस्तेमाल करके इल्यूमिनस पता लगाती है कि उस अंधेरे प्राणी के पास एक ऐसा रत्न है जो कि मैलिकम को सूंघने पर शक्ति बढ़ा देता है, लेकिन अगर कोई इंसान इसे इस्तेमाल करे तो वो पागल हो जाता है। लड़कियां तय करती है कि वो इनमें सभी को बचाएगी। सोचती है कि जब फियो अपनी शक्तियों से सभी का भला कर रहा होगा तो उन्हें उसका साथ देना चाहिए। सब मिलकर निकल पड़ते हैं और वो सोचते हैं कि आज चाहे कुछ भी हो जाए वो फियो को अकेला नहीं लड़ने देंगे। इल्यूमिनस मन में ही सोचते हैं कि सब के सब बेवकूफ है क्योंकि उसे लगता है कि उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ भी कर पाए। लेकिन गाल सभी की मदद करने का फैसला करता है और वो उससे पूछते हैं क्या उसके साथ जाएगी। इल्यूमिनस थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि ये पहली बार था कि जब गाल ने उससे उसकी राय पूछी हो। शर्माते हुए वो कहती कि गाल एक डीमन के रूप में फेल हो गया क्योंकि वो इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गाल समझाता है कि वो सब इसलिए कर रहा था ताकि उनकी छुट्टियां खराब ना हो। ये कहकर वो तुरंत हीरो के पास टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन तभी डीमंस उसे देख लेते और यूरिगर तुरंत उसके सामने आकर लड़ने के लिए चुनौती देती है। नीचे से लड़कियां ये सब देख रही होती है और तभी बेलेरोसा फैसला करते है कि वो फियो को सब बताएगी। यूरिगर मैलिकम पर अपना नियंत्रण कर देती है और उसका इस्तेमाल करके गाल पर हमला करने लगती है। उसके बावजूद गाल अपनी शक्तियों से अपना बचाव कर लेता है। इसी बीच बेलेरोसा फियो के पास लौट आती है और उसे सब कुछ समझा देती है, लेकिन फियो सोचता है कि जब तक गाल सब कुछ संभाल रहा है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो बिल्डिंग को सुरक्षित रखने पर ध्यान देने लगता है। गाल देख रहा होता है कि यूरिगर का मैलिकम पर नियंत्रण सच में परेशानी खड़ा कर रहा है। तभी उस मोस्टर के रतन में हीरो का चेहरा नजर आता है और इसको ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है। सोचते हैं कि उनकी ट्रिप को बर्बाद करने वाले को सबक सिखाना पड़ेगा। वो तुरंत टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके यूरिगर के पास पहुंच जाती है और सीधा उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का मार देती है। इससे रतन टूट जाता है और सुइयां गिरने लगती है, लेकिन गाल अपने जादू से उसे संभाल लेता है, अपना वादा याद करते हुए कि वो इंसानों को चोट नहीं पहुंचाएगा। गाल यूरिगर को हटने के लिए कहता है, लेकिन यूरिगर मना कर देता है और वो कहता है कि डीमंस की नफरत ऐसी है कि वो अपनी मर्जी जो चाहे वो कर सकते हैं। दोनों के बीच में लड़ाई भयंकर हो जाती है, लेकिन गाल आराम से उनके हमलों से बच जाता है और इसी बीच इल्यूमिनस दूसरे डीमन से पूछती कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन वो तो कहते कि वो तो बस गर्म पानी के चश्मे का मजा ले रहे और उनका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। गाल आराम से यूरिगर के हमलों को रोक देता है और अपने खास पावर से उस पर वार करता है, लेकिन यूरिगर समझ जाता है कि उस जादू को करने के लिए पहले मार खानी पड़ती है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। उसके हमले से पहले भी ज्यादा भयंकर होते हैं और वो गाल से कहता है कि उसका शांत स्वभाव उसे कमजोर बना रहे। वो अपने सारे जोर लगाकर गाल पर अटैक करता है और उसे खत्म करने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी गाल उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद वो एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि यूरिगर के सारी शक्तियों को खत्म कर देती है। यूरिगर हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। गाल समझाता है कि उसने फिलहाल के लिए मेलिकम को बंद कर दे जो कि डीमन की शक्ति का असली सोर्स है। यूरिगर विश्वास नहीं कर पाता कि ऐसी कोई टेक्निक भी हो सकती है। गाल उसे बताता है कि उसने इसे इसलिए सीखा था ताकि पिछले डीमन को हरा सके, लेकिन असल में ये टेक्निक इंसानों ने बनाई थी, इसलिए अगर डीमन ने बिना सोचे समझे इंसानों पर हमला किया तो उनका खुद का विनाश हो सकता है। तभी गर्म पानी के चश्मे की मालिक वहाँ पर आ जाती है और हाथ में तालिस्मान लेकर ऐसा लगता है कि लड़ाई और भी दिलचस्प मोड़ पर आने वाली है। इनकी मालिक और उसके नौकर भी उसके साथ आ जाते और वो सब मिलकर रोशनी की बीम छोड़ते हैं जिसमें यूरिगर फंस जाता है और तुरंत झटक लिया जाता है। हम देखते हैं कि दूसरे डीमंस भी बंद हो जाते हैं। मालिक हीराज खोलते हैं कि जो चूहे उन्होंने पहने वो जादुई और इमरजेंसी के लिए बनाए गए हैं। वो सभी को डांट कर कहते कि उन्होंने काफी परेशानी मचा ली और सभी को तुरंत वहां से निकाल देती है। दूसरी तरफ रिस अब भी हीरो को पीट रही होती है, लेकिन वो कहती कि वो बस शरीर की मैलिकम निकाल रही है। इसके बाद फिर अपने रिवर्स जादू का इस्तेमाल करके बिल्डिंग को वापस ठीक कर देता है और सब मिलकर उस जगह को फिर से ठीक करने में मदद करते हैं। हम देखते हैं कि हीरो भाग रहा होता है, लेकिन घबराहट में उसके बेलचे का एक गर्म पानी चश्मे में टकरा जाता है। मालिक सभी का शुक्रिया अदा करती है और फियो बस इतना कहता है कि उसे खुशी है कि सब लोग सुरक्षित हैं। सब वापस गर्म पानी के चश्मे का मजा ले रहे होते हैं और फियो और गाल भी साथ होते हैं। गाल मानता है कि उसे हमेशा फियो में दिलचस्पी थी क्योंकि फियो सिर्फ अपनी जबरदस्त ओवरपावर्ड स्किल का इस्तेमाल अपने लिए नहीं करता बल्कि इंसानों और डीमंस के बीच शांति बनाए रखने के लिए भी करता है। फियो सोचता है कि सिर्फ जादू पर भरोसा करना काफी नहीं है, तो गाल सोचता है कि आखिर शांति कैसे बनाए रखी जाए। फियो निश्चित नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि अगर उसके पास ऐसे दोस्त हो जो कि उस पर भरोसा कर सकते हैं तो उनकी मदद से पूरी कोशिश करेगा। इस पर गाल उसे एक दोस्त के रूप में मदद करने का वादा करता है। रात को सब साथ में खाना खा रहे होते हैं और इसको एक खास तरह का पकवान मिलता है जो कि सेवका उसे देती ताकि उसे रात में ऊर्जा मिलेगी। इल्यूमिनस
नीरस मछली का स्वाद लेकर खुश हो रही होती है और बेलारूसा गाल का शुक्रिया अदा करती जो कि उसने सभी की रक्षा करने के लिए किया। सब मजे से खाना खाते हैं और रात के अंत में फियो और रिस को आखिरकार अकेले में थोड़ा समय मिलता है। फियो उससे पूछते है कि वो इंसानों को कैसे देखती है तो रिस कहती है कि वो बस निश्चित नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि इंसान उसके दुश्मन नहीं है और सच कहूँ तो उसने उन्हें पसंद करना भी शुरू कर दिया। रिस थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछती है कि फियो ये सब क्यों पूछ रहा है तो फियो समझाता है कि उसे लगता है कि इंसानों पर डीमंस के बीच लड़ाई और भयंकर होगी, इसलिए वो चाहता है कि वो नगर को बचाता रहे और लोगों की जान बच सके और इससे मदद मांगता है और वो कहता है कि सही रास्ते पर तभी विश्वास होगा जब रिस उसके साथ होगी। रिस उसका हाथ पकड़कर वादा करती है कि वो हमेशा उसका साथ रहेगी, याद दिलाती हुई कि वो उसकी पत्नी है और वो चाहती है कि उनके बच्चों के लिए दुनिया सुरक्षित बने रहे और वो दोनों रात को साथ समय बिताते हैं। और अगले दिन रिस बहुत ही ज्यादा खुश लगती है, बल्कि लड़कियां तुरंत समझ जाती है कि क्या हुआ होगा और तुम भी समझ गए होगे। और अगले दिन रिस बहुत ही खुश लगती है, बल्कि लड़कियां भी समझ चुकी होती है कि क्या हुआ होगा और तुम भी समझ चुके हो। और हिया निराश होती है कि वो सब नहीं देख सकी और उसके बाद सब वापस निकलते हैं। और कुछ समय बीतने के बाद हम देखते हैं कि हीरो अब भी भागा हुआ है, लेकिन वो कसम खाता है कि वो एक दिन वापस आएगा और सब अपने अपने तरीके से घर की मदद कर रहे होते हैं। और फियो सोचते हैं कि जब वो इस दुनिया में आया था तो वो बिल्कुल अकेला था, लेकिन अब उसे खुशी है कि वो यहाँ पर है क्योंकि उसे इतने अच्छे दोस्त मिले और उसकी मुलाकात रिस से हुई। और इसी खुशी के साथ ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।